देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट मैनेजमेंट के 2021 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला दो वीडियो देखा होगा महाराष्ट्र स्टेट का 2019 और 2020 का, तो आपको लग क्या होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले टाइम में, या सेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, रिवीजन के लिए भी। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नेट मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या सेट मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नो डिसर्नेबल लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, होम इज दिस पोजीशन हेल्ड बाय। पहला ऑप्शन है माइकल पोर्टर, दूसरा ऑप्शन है मिल्टन फ्राइडमैन, तीसरा है गैरी हैमल, चौथा ऑप्शन है हेनरी मिंट्सबर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेनरी मिंट्सबर्ग। हेनरी मिंट्सबर्ग का क्या कहना था, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग तो आदमी बहुत कुछ करता है लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है और आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा बदलाव आता है। तो प्लानिंग और परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है। माइकल पॉटर किससे रिलेटेड है? माइकल पॉटर मार्केटिंग से रिलेटेड है। मिल्टन फ्राइडमैन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उन्होंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिया था। तो यह है मिंट्सबर्ग मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मैंने कुछ एनालिसिस इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए भी रिवीजन हो जाए और टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे मिंट्सबर्ग का इस बार क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है अगली बार ही पूछा जाए, और नेट के एग्जाम में तो रेगुलर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स को ऐड कर दिया ताकि आपको रिवीजन हो सके। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहें, मैं आपको बताऊंगा आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसको मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ इसका। तो ये मिंट्सबर्ग मोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है। इंटरप्रेन्योरियल है, एडेप्टिव है, प्लानिंग है, लॉजिकल, इंक्रीमेंटलाइजेशन। इंटरप्रेन्योरियल से क्या मतलब है? आ, लोग ऑनरशिप करते हैं, खुद का कंपनी खोलते हैं, खुद डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एडेप्टिव का क्या मतलब है कि वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। प्लानिंग है कि वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरह ये मिंट्सबर्ग का मोड्स इन्होंने दिया था। लॉजिकल इंक्रीमेंटलाइजेशन जो है बाद में क्वीन ने इसमें ऐड किया था, पहले तीन ही था, बाद में ये ऐड हुआ। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नेट में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और ये मिंट्सबर्ग का मैनेजरियल रोल इसमें दिया हुआ है। इंटरपर्सनल में क्या होता है? फिगर हेड, लीडर, लिएजन। इंफॉर्मेशनल में है मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल में क्या होगा? एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और निगोशिएटर। ये 10 मैनेजर रोल है जिसको मिंट्सबर्ग ने दिया था। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में। इसका है डिसीजन मेकिंग मॉडल है मिंट्सबर्ग का। ये पहला फेज है आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें रिकॉग्निशन होता है, डायग्नोसिस करते हैं। फेज 2 में डेवलपमेंट करते हैं, सर्च, डिजाइन, और लास्ट में सेलेक्शन, जजमेंट, एनालिसिस, बार्गेनिंग और ऑथराइजेशन। ये सिर्फ रिवीजन के लिए, तो आप इसको ओवरव्यू ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर सकें। ये पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है। 5 फोर्स मॉडल क्या बोलता है? जब भी आप किसी इंडस्ट्री में इंटर होते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए दिया गया है कि आप एनालिसिस पहले करते हैं। तो पहले एनालिसिस में क्या होगा, ये देखते हैं थ्रेट ऑफ न्यू इंटेंट। जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में न्यू कंपनी कितनी जल्दी आ सकती हैं। अगर जल्दी जल्दी सब सारी कंपनी आएगी तो बहुत सारी कंपनी हो जाएगी, कंपटीटर आपका बढ़ जाएगा, कंपटीटर आपका। तो ये है सब। और दूसरा है थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट का क्या खतरा है? जैसे आप चाय की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसका सब्सिट्यूट क्या होगा? कॉफ़ी होगा। तो कितने ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं मार्केट में? जैसे पेट्रोल का सब्सिट्यूट क्या है? डीजल। उसी तरह मार्केट में कितने सब्सिट्यूट हैं तो उसको देखना होगा। अगर ज़्यादा सब्सिट्यूट हैं तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लोग आपको क्या करेंगे कि ज़्यादा जिसका कॉस्ट कम होगा उसको खरीदेंगे। उसको होता है कस्टमर बार्गेनिंग पावर। कस्टमर कितना बार्गेन कर सकता है आपसे? तो अगर ज़्यादा कंपटीटर होंगे तो बार्गेन तो ज़्यादा करेगा कस्टमर आपसे कि दूसरी कंपनी तो इतना चीप में दे रही है, आप इतना महंगे दे रहे हैं, तो आपको लो कॉस्ट में बेचना पड़ेगा सामान। सप्लायर बार्गेनिंग पावर है। सप्लायर बार्गेनिंग पावर का क्या मतलब? आपका जो सप्लायर है उसका बार्गेनिंग पावर कितना ज़्यादा है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर उसका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो आप उससे क्रेडिट में प्रोडक्ट नहीं ले सकते, उस उसको कैश में लेना होगा। और दूसरा यह है कि महंगा लेना होगा, चीप में नहीं मिलेगा। तो यह है सप्लायर का बार्गेनिंग पावर। ऐसा कब होता है? जब कम सप्लायर होते हैं और पर्टिकुलर उससे लेना आपकी मजबूरी बन जाती है, तो उसका बार्गेनिंग पावर क्या होगा? मजबूत हो जाएगा,
वो जानता है कि आप उसी से लेंगे। और है इंटरनल कंपटीशन, आपस में कितना कंपटीशन लोगों का। अगर कोई कंपनी है जैसे टेलीकॉम लाइन है, एयरटेल है, जियो है, वीआई है, तो इनका आपस में कंपटीशन लेवल कितना है वो भी एनालिसिस करते हैं। उस हिसाब से हम ये पांचों चीज़ एनालिसिस करने के बाद हम इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। पोर्टर ने दिया था जेनरिक स्ट्रेटेजी, एक दिया था जिसमें क्या है, कॉस्ट लीडरशिप है, कॉस्ट फोकस है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन फोकस है। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, हम कॉस्ट एकदम लोएस्ट कॉस्ट पे फोकस करते हैं। जितना ज़्यादा कॉस्ट कम होगा हम उतना ही ज़्यादा या तो मार्जिन कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे। कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में क्या है, प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस्ट फोकस क्या है, सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करें। डिफरेंशिएशन फोकस क्या है, डिफरेंशिएशन पे फोकस करेंगे। पोर्टर का ये वैल्यू चेन मॉडल, तो क्योंकि पोर्टर का बात आ गया था तो पोर्टर का जो मेन योगदान है उस कप का मैंने रिवीजन करवा दिया यहाँ पे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल में क्या आता है, पोर्टर क्या बोलते हैं, कोई भी कंपनी चलती है तो उसमें दो एक्टिविटी होती है, एक प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्टिंग एक्टिविटी। प्राइमरी में क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक का क्या मतलब है, पहले आएगा कहीं से रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद क्या होगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड मतलब सप्लाई करते हैं बना के प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स। जब आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, सप्लाई कर दिए, उसको वेयर हाउस में डाल दिए, इन्वेंट्री में डाल दिए, उसके बाद क्या होगा, मार्केटिंग करेंगे उसका और उसको बेचेंगे। लास्ट में सर्विस हो गया, जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। और सपोर्ट एक्टिविटी में क्या हो गया, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो डिपेंड कर, उसके वजह से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा इफेक्टिवली अच्छा बनेगा, एम्प्लॉय अच्छे होंगे, एम्प्लॉय मन से काम करेंगे, प्रोडक्शन इफेक्टिवली होगा। दूसरा सपोर्टिव एक्टिविटी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी सपोर्ट करती है, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय, इफेक्टिव एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी भी हमें सपोर्ट करती है साइड से। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उतना लो कॉस्ट और कम टाइम में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोक्यूरमेंट है, तो ये सब सारा जो है वैल्यू चेन मॉडल है पोर्टर का। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट वन ऑफ द कंपीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डैट इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला ऑप्शन इथिकल, इकोनॉमिक, डिस्क्रिशनरी, टेक्निकल। इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल। टेक्निकल फैक्टर नॉट वन ऑफ द रिकॉग्नाइज फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस CSR, दे आर मोस्टली इथिकल, लीगल, इकोनॉमिक और डिस्क्रिशनरी फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, सीमन इज एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल सीमन ने दिया था, और रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल भी था, प्रोग्राम्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो बहुत तरह का डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया गया। तो सीमन ने किस टाइप का दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, डी ऑप्शन सही होगा। तो डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं, सीमन ने क्या दिया था, उसने 3 फेज दिया था, एक इंटेलिजेंट फेज है, डिजाइन फेज है और चॉइस फेज। तो इंटेलिजेंस फेज में क्या होता है, डिफाइन है डिसीजन प्रॉब्लम, डिटरमाइन रिक्वायरमेंट। हम प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं इंटेलिजेंस फेज में, क्या हमारा प्रॉब्लम है और रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद क्या, डिजाइन फेज, इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, जनरेट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं, हमें यही ऑप्शन में से चुनना है। और क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, किस क्राइटेरिया पर हमें सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका चॉइस फेज में आता है कि चॉइस करने के बाद हमें एवेलुएट करते हैं कि हमने जो सेलेक्ट किया उसको एवेलुएट करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ये था सीमन का। तो ये वेरियस डिसीजन मेकिंग मॉडल है, इसको भी देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम में काम आए। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जो हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है, उसको एनालाइज करके कंपेयर करके हम डिसीजन पर पहुंचते हैं। बाउंडेड रेशनैलिटी क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही है जो सीमन ने दिया था। बाउंडेड में क्या होता है कि क्राइटेरिया तो हमारा क्लियर क्लियर होता है मिनिमम, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं कि टूथपेस्ट का फ़ायदा क्या, आपको सिर्फ इतना पता है कि मुंह साफ़ होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कहें कि अब अच्छी खुशबू वाला टूथपेस्ट चाहिए, तो आप क्या कहें, क्लोजअप ले लेंगे। अगर आपको नॉलेज थोड़ा और ज़्यादा होगा कि सेंसिटिविटी के बारे में, तो आप क्या करेंगे कि अच्छा टूथपेस्ट होना चाहिए जो फ़ायदा करे दांत को, और सेंसिटिविटी भी हमारा कम हो, या प्रॉब्लम है मेरे पास, तो आप क्या करेंगे, सेंसोडाइन ले लेंगे। इस टाइप से आप डिसाइड करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है कि मोबाइल में क्या क्या होता है। आप मान लिया आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कैमरा के बारे में, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कैमरा ही चेक करेंगे फ़ोन का, और कैमरा अगर अच्छा हुआ तो आप फ़ोन खरीद लेंगे। बाकी एस्पेक्ट्स उसका ख़राब हो अच्छा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं।
अगर आप गेमर हैं तो आपको प्रोसेसर का अच्छा नॉलेज होगा, तो आप अच्छे प्रोसेसर को देखेंगे। तो इस तरह से आपका लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, उसी हिसाब से आप उसको कंपेयर करते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में आप जो एनालाइज करके डिसीजन पे पहुंचते हैं। इंट्यूटिव क्या होता है, वो मन से कि यार मेरा मन ये कर रहा है, तो डायरेक्ट मन की बात सुन लेते हैं, वो इंट्यूटिव हो गया। क्रिएटिव में क्या होता है, नया सोल्यूशन ढूंढते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सोल्यूशन ढूंढते हैं जो पुराने नहीं हैं, थोड़ा नया सोच है, तो ये क्रिएटिव हो गया। और ये आता है प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग और नॉन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, रूटीन होता है, फ्रीक्वेंट होता है, रेगुलर, जो पहले से प्रोग्राम कर दिया गया इतना टाइम में ये होगा, सारा प्रोग्राम होता है। नॉन प्रोग्राम में क्या होता है, डिपेंड अपन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से जैसे जो हो तो हम डिसीजन ले लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, डिपेंड ऑन पॉलिसी एंड रूल। प्रोग्राम में क्या है, पूरा पहले से रूल फिक्स है कि पॉलिसी कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन नॉन प्रोग्राम में ऐसा फिक्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट मेंशन इन डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स, एनालिटिक, बिहेवियर, डायरेक्टिव, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स में एनालिटिक तो होगा डिसीजन, बिहेवियर भी होगा, बिहेवियर के हिसाब से, डायरेक्टिव भी होगा, डायरेक्शन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसमें नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ परेटो ऑप्टिमिलिटी। तो परेटो ऑप्टिमिलिटी होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो परेटो ऑप्टिमिलिटी क्या है, ये कहता है, इकोनॉमिक का ये टर्म है, ये कहता है कि जब भी आप रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं सारे जगह मैक्सिमम एफिशिएंसी में, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, उसमें चेंज नहीं हो सकता है, तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक दूसरे का कुछ कम नहीं करे। मान लिया आप चार दोस्त हैं और 100 रुपया ही आपके पास, आप 100 रुपया आप चारों को डिवाइड कर दिए 25-25 रुपया, लेकिन तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक किसी का कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर एक के पास, आपके पास 25 है, बाकी तीनों दोस्त के पास 25 है, आपके पास ज़्यादा कब होगा, जब किसी का कम होगा। अगर आप चाहेंगे मेरा 30 हो जाए, तो किसी ना किसी का तो 20 करना होगा, तभी आपके पास 30 होगा। तो इस तरह से है, तो उसको बोलते हैं परेटो ऑप्टिमिलिटी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में होता है या ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सारा रिसोर्स जो है सबको एलोकेट कर दिया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ऑप्टिमल है, मैक्सिमम जो हो सकता है पॉसिबल वो कर दिया गया। लेकिन अब क्या होगा, किसी को बढ़ाना है बजट, तो किसी का बजट कम करना होगा तभी उसका बढ़ेगा। अब जैसे इंडिया का बजट आता है, तो रेलवे का बजट आया, शिक्षा का बजट आया, या फिर सिक्योरिटी का बजट आया, तो उसमें क्या होगा, डिफेंस का बजट, तो उसमें क्या होगा कि सबको एलोकेट कर दिया गया, सारे पैसा को एलोकेट कर देते हैं। मान लिया अगर शिक्षा में हमें बजट बढ़ाना है, मान लिया 2% बजट है, उसको 6% करना है, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा, कहीं से तो आएगा नहीं, बाकी जो बचे हुआ बजट है उसमें से एडजस्ट करना होगा। डिफेंस का बजट कम करना होगा, या फिर कोई और चीज़ का बजट कम करना होगा, तो उससे जो है एक का बजट कम होगा तभी दूसरे का बढ़ेगा। तो यही हो गया परेटो ऑप्टिमिलिटी, जो ऑप्टिमल है उससे ज़्यादा किसी को नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ऑप्टिमली वो नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए काउज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काउज का डिफिसिट फिनेंसिंग, रेज इन एक्सटर्नल लोन, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और चौथा, ए हाइक इन द CRR बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आंसर की जब आता है उसमें कौन सा ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन इनकम। इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि आपका इनकम चेंज होने पर अब डिमांड में कितना चेंज होएगा, ये होगा इनकम इलास्टिसिटी। अब पब्लिक का इनकम 100 रुपया है, तो वो क्या करता था, 2 समोसे खाता था। अगर पब्लिक का इनकम 200 हो गया तो और कितने ज़्यादा समोसे खाएगा, ये होगा इलास्टिसिटी, समोसे का डिमांड का इलास्टिसिटी। उसी तक कोई भी प्रोडक्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हम। जैसे इलास्टिसिटी क्या होगा, जब भी किसी एक फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, जैसे इनकम का हमने देख लिया। अब प्राइस इलास्टिसिटी होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने पर कितना डिमांड चेंज होगा। मान लिया एक बिस्किट का प्राइस 10 रुपया है, तो उसका डिमांड है 100 पैकेट डेली का, लेकिन अगर 10 रुपया से हम 12 रुपया कर देते हैं, तो क्या होगा, उसका डिमांड 100 पैकेट से घट के उसका डिमांड हो जाएगा 90 पैकेट। तो इलास्टिसिटी हो गया, उसका 10 डिमांड घट गया। अगर
उसका रेट घटा देंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच लॉ ऑफ कंजम्पशन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड? एंगल लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसियन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये क्या था लॉ? कि जब भी आप कोई कुछ कंजम्पशन करते हैं तो जैसे जैसे आप उसका संख्या बढ़ाते हैं तो आपका जो मिलने वाला यूटिलिटी है वो कम हो जाता है। मान लिया आपको बहुत भूख लगा और आपको सामने खाना मिला, आप तो खा लेंगे तो उसमें आपको बहुत यूटिलिटी मिलेगा, बहुत संतुष्टि होगा, सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन फिर दूसरी बार आपको मिलेगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे आप मान लिया एक केला खाएं तो पहला केला जब खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मज़ा आ गया खाकर, लेकिन जब दूसरा केला खाएंगे तो थोड़ा सा कम मज़ा आएगा, तीसरा खाएंगे तो और थोड़ा सा कम, लेकिन लगातार 6-7 खा लेंगे, 10 खा लेंगे तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। उसके बाद कभी कभी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि मूड ख़राब हो जाएगा खाने से। तो ये है, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मिलने वाला यूटिलिटी कम होता जाएगा। तो वही है गॉसन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड क्या आप सबको पता ही होगा, जब प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड घटता है, या जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉल्विंग एन इशू शेयर बाय वेरियस डिपार्टमेंट ए टास्क फोर्स इज क्रिएटेड। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इशू हो गया, उसके लिए टास्क फोर्स क्रिएट होता है। तो उसको क्या होगा, जब टास्क फोर्स क्रिएट हुआ कोई प्रॉब्लम के लिए, कोई कमेटी बैठेगा, तो क्या होगा, वो बाद में उसको कमेटी को भंग कर दिया जाएगा जब टास्क पूरा हो जाएगा, उसका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा तो उसको भंग कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगनिंग ऑफ ए डायनामिक पैटर्न ऑफ आइडिया एज ए रेफर्ड टू सिस्टमाइजेशन, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, आइडिया प्रोटोकॉल, माइंड मैपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा माइंड मैपिंग। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पहला ऑप्शन है इंटरनल मोबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन है सुपरवाइजिंग द पर्सनल, और चौथा है सेलेक्टिंग द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग मेन एक्टिविटी जो है उसका सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है एम्प्लॉय का, एचआर का जो मेन एक्टिविटी है। तो एचआर का एक्टिविटी क्या है, मैनेजिंग फंक्शन है, ऑपरेटिंग फंक्शन है। तो मैनेजिंग में क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग में क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट पर्सनल, कंपनसेशन ऑफ पर्सनल, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रोक्यूरमेंट में क्या आता है, जॉब एनालिसिस करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सब उसका प्रोक्यूरमेंट में आ गया। डेवलपमेंट में क्या है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, कंपनसेशन में उसका सैलरी डिसाइड करते हैं, इंसेंटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, मोटिवेशन पर फोकस करते हैं, और मेंटेनेंस में उसका हेल्थ का, सेफ्टी का, सोशल सिक्योरिटी सबका ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम सर्व मेनी पर्पस एक्सक्लूडिंग। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसमें चारों में से 3 सर्व करता है, एक्सक्लूडिंग का मतलब जो नहीं है। तो एक्ट एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए, क्रिएट ए गुड इंप्रेशन, इंप्रेशन क्रिएट करता है ये कंपनी के बारे में, और रिमूव फियर, ये फियर भी रिमूव करता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखते हैं आंसर की में क्या आता है, अगर कुछ चेंजेज होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, जब भी आप कोई कंपनी में नया नया ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन होता है आपका, उसमें आपको कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा चीज़ बताया जाता है, आपको सबसे मिलवाया जाता है, आपके ये सीनियर हैं, आपके ये सुपरवाइजर हैं, ये मैनेजर हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ आपको काम करना, पूरा ओवरव्यू दिया जाता है। तो वो हो गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, चेंज इन बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग इज डिफाइंड एज। तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से जो आपका बिहेवियर चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो लर्निंग बोलते हैं, आप सीखते हैं कुछ ट्रेनिंग में या प्रैक्टिस करके सीखते हैं, तो ये लर्निंग हो जाएगा। इंडिविजुअल बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग एक्टिंग टुगेदर इज एक्सप्लेन बाय मर्स मॉडल, ओबी मॉडल ऑफ आईबी मॉडल। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा, मार्स मॉडल। तो इनका क्या कहना था, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है आपका, इंटरनल फैक्टर सब मिलके वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। इसमें क्या है, आपका वैल्यू, आपका पर्सनालिटी, एटीट्यूड आपका सब मिल के आपका मोटिवेशन होगा, आपका एबिलिटी कितना, सब मिल के आपका जो बिहेवियर है कि बनता है लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच पीपल ग्रुप इन्वायरमेंट स्टिमुली इनटू रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न इज नोन एज।
परपेचुअल सिलेक्शन, परपेचुअल स्टिमुली, परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन और परपेचुअल अरेंजमेंट। यहाँ पर मुझे लगता है कि परसेप्चुअल होना चाहिए, लेकिन परपेचुअल का उतना आइडिया नहीं मुझे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं आंसर की में क्या आता है। अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी डायमेंशन डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ असर्टिव, कोऑपरेटिव, आउटगोइंग, टॉकेटिव। तो एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी में क्या होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, बाकी असर्टिव भी होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव भी होते हैं। तो एक्स्ट्रावर्जन कैसे लोग होते हैं, जो खुल के रहते हैं, बिंदास, हंसी मजाक वाले, सबके साथ से मिलते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं। इंट्रावर्ट में क्या होता है, इंट्रावर्जन में वो ज़्यादा किसी से उतना सोशली एक्टिव नहीं होते, मतलब कम बोलते हैं, खुद में बिजी रहते हैं, तो वो इंट्रावर्जन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग्स द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉसिबल रिस्क फेस बाई विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर क्या होता है, विसल ब्लोअर वो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में एक पर्सन होता है जो किसी कोई कुछ गलत होता है तो उसको रिपोर्ट करता है किसी उसके अथॉरिटी को। तो उसका रिस्क क्या है, उसका रिस्क ये होगा कि कभी कभी गलत फहमी में वो किसी के बारे में रिपोर्ट कर सकता है, उसका रिपोर्टेशन डाउन हो सकता है। मान लिया आप विसल ब्लोअर हैं, किसी के बारे में देख रहे हैं कि वो चोरी कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है वो चोरी नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे क्या होगा, उसका रिपोर्टेशन डाउन होगा। तो ये रिस्क हो सकता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही होना चाहिए। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, ए विडोअर, ए माइनर इलिजिमेट सन, ए डॉटर इन लॉ, ए माइनर विडोड सिस्टर। तो विडोड सिस्टर तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 सेक्शन 2D, डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव। तो इसमें क्या होगा, विडो, ए माइनर लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, विडो और पेरेंट अदर देन ए विडो मदर, ए माइनर सन और ए माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर, ए विडो डॉटर। यहाँ सारा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर इंक्रीजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, चेंजिंग डेमोग्राफिक, प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब डेमोग्राफी चेंज होगा तो इंक्रीज करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल में कुछ रूल बदलता है, लीगल सिस्टम कुछ चेंज होता है, तो आपको उसी हिसाब से आपको वर्क करना होगा, उसी हिसाब से आपको वर्क फोर्स चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस अगर ग्लोबलाइजेशन में फैलेगा आपका तो वर्क फोर्स तो बढ़ाना होगा ना, तभी तो आप ग्लोबलाइजेशन में कम्पीट कर पाएंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, अपने दूसरे कम्पीटिंग फर्म से। तो इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी का इसमें कोई योगदान नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा या ख़राब, कॉन्शियसनेस जो है, प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्शियसनेस, इसमें वर्कफोर्स का जो इंक्रीज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा या उसका रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट इज डैट। तो जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है। तो जॉब इनलार्जमेंट में होता है कि सेम टाइप का वर्क बढ़ा देते हैं, वर्कलोड बढ़ा देते हैं ताकि बोरियत फील ना हो एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। मीनिंग क्या है, जॉब इनलार्जमेंट का मीनिंग क्या, जॉब इनलार्जमेंट रेफर टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बाय एन एम्प्लॉय टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड बोर्डम। तो नंबर ऑफ टास्क बढ़ा देता है ताकि वो बोर फील ना करे। लेकिन जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, मोटिवेशनल टूल है विच अलाउ मोर डिसीजन मेकिंग पावर, उसको थोड़ा सा पावर बढ़ा देते हैं इनरिचमेंट में, ताकि वो डिसीजन खुद से ले सके, खुद से प्लानिंग कर सके। तो जॉब डिजाइन का टेक्निक है जॉब इनलार्जमेंट, और इसमें मैनेजमेंट टूल है जॉब इनरिचमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस बोर्डम जॉब इनलार्जमेंट का, और जॉब इनरिचमेंट का मेक जॉब चैलेंजिंग। जॉब इनलार्जमेंट स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेम टाइप का टास्क बढ़ा देते हैं, लेकिन जॉब इनरिचमेंट में स्किल का ज़रूरत है क्योंकि उसको प्लानिंग करने का मौका देते हैं, उसको डिसीजन लेने का मौका देते हैं, तो उसके लिए स्किल चाहिए। एक्सपेंशन में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, इसमें वर्टिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अगर 10 कमेंट आता है कि आप PDF चाहते हैं इसका, तो मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें अपना मेल ID सेंड कर सकते हैं, तो आप वहाँ आपको PDF मैं सेंड कर दूंगा मेल ID पे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड द टर्नओवर, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सीडेंट और फ्रस्ट्रेशन। अगर एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन देंगे या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी कि उसको लगा कि मैं अच्छे परफॉर्मेंस दूंगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, उसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो उसको अच्छे इंसेंटिव मिल रहे हैं।
एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो कन्फ्लिक्ट तो इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, एक्सीडेंट से तो कोई रिलेशन नहीं है, रिकॉग्निशन उसको मिले या ना मिले, एक्सीडेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्टेशन से कोई रिलेशन नहीं, उसका टर्न ओवर कम होगा। क्योंकि टर्न ओवर क्या होता है? टर्न ओवर का मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, फिर न्यू एम्प्लॉय आते हैं, तो इस रेट को टर्न ओवर बोलते हैं कि हमेशा एम्प्लॉय जो खासकर कॉल सेंटर में ज़्यादा टर्न ओवर होता है, लोग आते हैं 6 महीने जॉब करते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर नई वैकेंसी आती है। तो इसी वजह से क्या होता है, कॉल सेंटर में हमेशा वैकेंसी खाली रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, सबसे ज़्यादा टर्न ओवर होता है। इससे क्या होता है, कंपनी का खर्च बढ़ता है, क्योंकि नए एम्प्लॉय आएंगे, उनको फिर से ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग में खर्च होगा, फिर टाइम लगेगा उसको सेटल होने में, जब तक सेटल हुआ कि फिर चला गया। तो इससे क्या होगा, कंपनी का खर्च बढ़ता है। तो कंपनी क्या करती है, नई नई पॉलिसी लाती है जिससे टर्नओवर कम हो, एम्प्लॉय जा छोड़कर ना जाए, तो उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिलेगा, तो वो छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, टर्नओवर कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ है बिजनेस यूनियन फ्रेंडली एंड एफिलिएट यूनियन का टाइप दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो बिजनेस यूनियन क्या होगा? बिजनेस यूनियन होगा ब्रेड एंड बटर, कि बिजनेस यूनियन तो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें मिल के, मार्केट पे छा जाएं। फ्रेंडली और एफिलिएट यूनियन क्या होगा? एडवोकेट नॉन पॉलिटिकल मेथड। रिवोल्यूशनरी यूनियन क्या होगा? इसमें स्ट्राइक होगा, घेराव होगा, तो ये क्या होगा, सी का क्या हो जाएगा, वायलेंट मीन्स सच एज स्ट्राइक और बाइकआउट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट का स्टेप कौन सा है? डेवलपिंग टैलेंट, कंट्रोलिंग टैलेंट, रिटेनिंग टैलेंट और अट्रैक्टिंग टैलेंट। तो अब टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं, टैलेंट को रिटेन भी कर सकते हैं, टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं लालच देकर कि हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर आप आएंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, जिससे क्या होगा, न्यू न्यू टैलेंट अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। तो रिटेन भी कर सकते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी अच्छे टैलेंटेड पीपुल हैं उसको रिटेन कर सकते हैं, अच्छे सैलरी देकर, अच्छे इंसेंटिव देकर, अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के उसको डेवलप कर सकते हैं, ट्रेनिंग देकर। लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते आप, तो ये कंट्रोल इसका आंसर है। यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, प्लानिंग है, अट्रैक्टिंग है, सेलेक्टिंग है, डेवलपिंग है, रिटेनिंग और ट्रांजिशनिंग। तो प्लानिंग पहले करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको अट्रैक्ट करके सेलेक्ट करते हैं टैलेंट को, जिस टैलेंट का आपको जरूरत हो वो सेलेक्ट करते हैं, फिर डेवलप करते हैं और उसको ट्रेनिंग देकर, मोटिवेशन देकर, उसका तो उसको रिटेन करते हैं, ताकि नई नई पॉलिसी लाता है ताकि वो रिटेन रहे, आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के ना जाए, आपके अच्छे एम्प्लॉय जो हैं। उसका ट्रांजिशन करते हैं, उस टैलेंट को फिर ट्रांजिशन करके दूसरे काम में यूज करते हैं, फिर उसको नए टैलेंट डेवलप करते हैं, इस तरह से चलता रहता है ये प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाघेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एमएनसीज। तो स्पाघेटी ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है स्मार्ट ऑफिस डिजाइन, तीसरा है मीट बॉल नॉलेज सेंटर, चौथा है फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल। तो स्पाघेटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो इसका जो आंसर होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि सब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हटा दिया जाता है, मैनेजर सुपरवाइजर हटा के एक प्रोजेक्ट मैनेजर कर दिया जाता है, और सारे लोग एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम लगाया जाता है, और कंप्यूटर ही पर सारा कुछ किया जाता है। तो ये क्या होगा, पेपरलेस हो गया, स्मार्ट ऑफिस डिज़ाइन हो गया, लोग एक दूसरे से मिल सकते थे जब चाहो तब, नॉलेज सेंटर हो गया, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल नहीं था। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। द टीम ब्लैक लेग क्या होता है? जब आपका यूनियन स्ट्राइक पर है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, नहीं हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, मैं तो काम करूंगा, मैं मैनेजर को खुश रखूंगा, या जो भी आपका रीजन हो सकता है, तो वैसे लोगों को ब्लैक लेग बोलते हैं, ताकि यूनियन स्ट्राइक पे लेकिन आप काम पे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय ए मीन्स टेस्ट इज कॉल्ड नीड बेस्ड असिस्टेंट, सोशल एश्योरेंस, सोशल असिस्टेंट, म्यूचुअल असिस्टेंस। तो मीन टेस्ट क्यों किया जाता है? कि सोसाइटी में पता किया जाता है किसको ज़रूरत है, इनकम के हिसाब से लोग इनकम पता करते हैं, इनकम के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, नई नई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें इनकम बेस में क्या हो जाएगा, नीड बेस, क्योंकि इनकम चेक करते हैं, इसका क्या मतलब, नीड चेक करते हैं किसको नीड है नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एज पर द फोर्स फील्ड एनालिसिस चेंज विल टेक प्लेस। तो फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है कि ये कर्ट लेविन ने दिया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ ड्राइविंग फोर्स एक तरफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। तो दो तरफ से एक फोर्स आती है और बीच में लोग बैलेंस रहते हैं। जैसे आप चेयर पर बैठते हो तो नीचे से क्या तो ग्रेविटी आपको खींचती है, और नीचे से और चेयर क्या करता है, आपको ऊपर अगर बोलेगा कि आपको ऊपर ठेलेगा मान लिया, तो आप बीच में रहेंगे, चेयर पर बैठ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि ग्रेविटी को और बढ़ाना होगा, यानी ग्रेविटी के सपोर्ट में काम करना होगा, ताकि आप ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, चेयर का फोर्स कम होगा, तो आप चेयर पर आराम से बैठ सकते हैं। उसी तरह दो लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक का कम होगा तो दूसरा जीत जाएगा। तो अगर आपको अपना काम कराना, अपना चेंज करना, तो आपको ड्राइविंग फोर्स बढ़ाना होगा ताकि रिस्ट्रेनिंग फोर्स कम पड़ जाए। तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ड्राइविंग फोर्स बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक रिस्ट्रेनिंग फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ड्राइविंग फोर्स बढ़ा नहीं सकते हैं तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है तो उसमें का फोर्स फॉर चेंज क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, कस्टमर न्यू प्रोडक्ट चाहता है, और इस आपका जब न्यू प्रोडक्ट चाहेगा तो कस्टमर, तो आपको इस स्पीड ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, ये आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया। ये सब रीज़न है कि ताकि आपको अच्छा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, रेज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। लेकिन अगेंस्ट में क्या है, लूज ऑफ स्टाफ ओवर टाइम। स्टाफ क्या है, ओवर टाइम करना नहीं चाह रहा है। स्टाफ फ्राइटेंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी उतना अच्छा से उसको आता नहीं है। उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्निक्स। तो न्यू टेक्निक जो है उसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ा, हो सकता है गलत असर पड़ा हो, तो ये क्या करेगा, एंगेंस्ट में करेगा, कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या है, एंगेंस्ट है। इधर क्या है आपका, इधर सपोर्ट में है, ये एगेंस्ट में है। तो इन दोनों को स्कोर देते हैं, इधर जो सपोर्ट में है उसको 2 3 करके जो भी स्कोर देते हैं कितना जरूरी है, इसको क्या करते हैं, ये कितना जरूरी, इसको स्कोर देते हैं 2 3। दोनों बराबर में होता तो सिस्टम चलता है। एक इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है, लेकिन हमें चेंज करना है कोई चीज़, तो उसके लिए क्या करना होगा, फोर्स जो है ड्राइविंग फोर्स उसको बढ़ाना होगा, इसको घटाना होगा, इसको बढ़ाना होगा, तब जाके हम कुछ चेंज कर पाएंगे। या तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि ये सेम रहेगा लेकिन इसको घटाना होगा, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। हम्म, या तो इसको बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, या फिर इसको उसी तरह छोड़ देंगे बराबर में, इसको घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो हर हाल में इसको ज़्यादा रखना होगा, तब जाके आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हैं या कहीं भी अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन रेसिस्टेंस फोर्स। जब भी ड्राइविंग फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तभी आप कोई चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वो बीच में रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। अगला क्वेश्चन, द फोकस ऑफ डैश इज ऑन द लिंकेज ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी विद ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। तो पहला ऑप्शन है बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच, दूसरा HR बंडल अप्रोच, तीसरा है बेस्ट फिट अप्रोच, चौथा है बेस्ट प्रिजर्व अप्रोच। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा अप्रोच का फोकस जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ ह्यूमन रिसोर्स को मिक्स करते हैं। तो चारों को एक का एक करके देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच में क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच में करते हैं कि जिससे भी रिजल्ट हमें अच्छा मिले उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। HR बंडल में क्या होता है, HR बंडल में हम करते हैं सारा, उसमें आ गया रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, सारा अप्रोच उसमें यूज करते हैं। लेकिन बेस्ट फिट अप्रोच में क्या करते हैं, बिजनेस में जो फ़ायदा होने वाला उस हिसाब से उसको अप्रोच को यूज करते हैं। इसको मैचिंग मॉडल भी बोलते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी से मैच करके हम HR अप्रोच करते हैं। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट फिट अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ सेंस कैरियर एंकर। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, प्योर चैलेंज, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर दिया हुआ है कैरियर एंकर, लाइफ स्टाइल है, टेक्निकल फंक्शनल है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है, ऑटोनॉमी है, सिक्योरिटी है, सर्विस डेडिकेशन है, और एंटरप्रेन्योरल क्रिएटिविटी, प्योर चैलेंज। तो ये उसका कैरियर एंकर है जो कैरियर बनाने में हेल्प करता है। जैसे आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ये इससे भी आपका कैरियर डिसाइड होगा। दूसरा है टेक्निकल फंक्शन कॉम्पिटेंस, यानी टेक्निकल नॉलेज आपको कितना है, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी टेक्निकल नॉलेज हो आपका
आपका सेल्स स्किल अच्छा है, मार्केटिंग स्किल अच्छा है, अकाउंटिंग स्किल अच्छा है, कुछ भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो जो भी आपका स्किल है उस हिसाब से भी आपको करियर में आगे फ़ायदा होगा। उसके बाद मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, आप मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस, आप अपना डिसीजन कितना आप खुद से ले सकते हैं, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कैसा है, सर्विस डेडिकेशन टू ए काउज, आपका डेडिकेशन कैसा है, और इंटरप्रेन्योरल क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिविटी क्या है, उसको लास्ट में चैलेंज आप एक्सेप्ट कितना करते हैं। तो ये सारे कुछ मिला के आपका करियर डिसाइड होता है। इसमें क्या होगा, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है बार्गेनिंग डैट फोकस ऑन कन्विंसिंग द अदर पार्टी डैट द कॉस्ट ऑफ डिसएग्रीइंग विद द प्रपोज टर्म वुड बी वेरी हाई इज नोन एज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, म्यूचुअल बार्गेनिंग, टफ बार्गेनिंग। तो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि जब भी आप बार्गेनिंग करते हैं तो किसी एक को लॉस होगा तभी एक का फ़ायदा होगा। इसमें लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी से बार्गेनिंग करते हैं तो हमेशा अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, भले ही सामने वाला का नुकसान हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में वही हो गया कि लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे का नुकसान देखते हैं, एक का नुकसान होता है एक का फ़ायदा होता है इससे बार्गेनिंग में। इंटीग्रेटिव में दोनों अपना फ़ायदा, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा देखते हैं। प्रोडक्टिविटी में क्या आता है, जिस प्रोडक्टिविटी के लिए जो अच्छा होता है उसके लिए लोग फोकस करते हैं। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट में रिलेटेड टू पे नहीं, मतलब जो भी पैसा से रिलेटेड नहीं है उसको कंपोजिट बोलते हैं। जैसे किसके बारे में, जैसे वर्किंग कंडीशन के बारे में निगोशिएशन हो गया, पॉलिसी कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में निगोशिएशन हो गया, तो मतलब रिलेटेड टू पे नहीं होना चाहिए। कंसेशनरी बार्गेनिंग क्या होता है कि इसमें कंसेशन दे देते हैं बार्गेनिंग करके, जैसे एम्प्लॉय क्या कर कंसेशन दे देगा, मान ली इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि मुझे कम ही सैलरी दे दो। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। अगला क्वेश्चन है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट दियर ओरिजिनल परचेज प्राइस अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देखते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका आंसर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो मटेरियलिटी क्या है, मटेरियलिटी में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका कोई उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम रिपोर्ट नहीं करते। मान लिया आपका 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है और 100 रुपया का कहीं पे नुकसान हो गया तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये होगा ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता है अगर, तो उसको इग्नोर करते हैं। मान लिया 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है आपका, लेकिन 10 करोड़ का नुकसान हो गया तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, तो इसको आप कंसीडर करेंगे। लेकिन 10 रुपये का 100 रुपये का नुकसान होगा तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल कहना यही चाहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कि थोड़ा बहुत जो इफेक्ट नहीं करता है आपको उसको इग्नोर करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि जब हम खरीदें कोई भी प्रोडक्ट एसेट कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लिए, तो जब खरीदे तो उस टाइम में जो उसका प्राइस था वही प्राइस कंटिन्यू लिखते हैं। जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 1925 में आपने 1 लाख रुपये या 1 लाख डॉलर का कोई परचेज किया, मशीन या बिल्डिंग परचेज किया, लेकिन अभी ये 2021 चल रहा है, तो अभी भी आप क्या करेंगे वही रेट उसमें लिखेंगे, तब जबकि उसका वैल्यू बढ़ चुका होगा, 1 लाख से उसका वैल्यू 1 करोड़ हो गया होगा, लेकिन आप 1 लाख ही उसको लेकर चलेंगे, तो वो होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी ओरिजिनल प्राइस को ही हमेशा रखेंगे, चाहे उसका वैल्यू बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं। अगला है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि जिससे हमारा कॉस्ट में बेनिफिट हो वो हम यूज करते हैं। जैसे आपको कोई नुकसान हो रहा है, कंपनी में चोरी हो रहा है मान लिया 1,000 रुपये का, लेकिन आप क्या करें, 1,000 रुपया का चोरी हुआ लेकिन आप पकड़ने के लिए 1 लाख रुपया मान लिया खर्च हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, चुराने दो 1,000 रुपया ही, क्या चोरी होने दो, 1 लाख रुपया खर्च क्यों करें। तो इसमें क्या आप देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट क्या है, फ़ायदा किस में है। अगर 1,000 रुपया चोरी हो रहा है तो होने दो, क्योंकि उसको बचाने के लिए मुझे 1 लाख रुपया खर्च करना होगा, तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इससे अच्छा 1,000 ही कम कम नुकसान हो रहा है। तो ऐसे करके कॉस्ट बेनिफिट होता है। तो कोई भी एंट्री करते हैं फिनेंशियल में स्टेटमेंट में, तो उसमें क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में खर्च होता है, तो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन को अगर एंट्री करने में ज़्यादा खर्च हो रहा है, ट्रांजेक्शन के अमाउंट से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहता है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। क्या कहता है, इट स्टेट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट दैट द यूजर गेट फ्रॉम द रीडिंग दोज स्टेटमेंट। अब यानी जिस चीज़ को अवॉइड करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो अवॉइड जिसको अवॉइड नहीं करने पर जितना लॉस हो रहा है हमको, उससे ज़्यादा लॉस तो उसको अवॉइड करने पर हो रहा है, तो इससे अच्छा उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको कंसिस्टेंट रहते हैं हर साल सेम प्रिंसिपल, जैसे गैप का प्रिंसिपल हो गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल है उसको सेम फॉलो करते हैं।
अगला क्वेश्चन है डैश रेशियो मेजर द स्पीड विच वेरियस अकाउंट एसेट आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स और कैश। तो सेल्स कितना जल्दी कन्वर्ट होता है, हमारे पास इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री में क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन सेल जब करेंगे तो कितना जल्दी इन्वेंट्री जो है ख़त्म होता है। तो उसको किस रेशियो में हम डिसाइड करते हैं, वो एक्टिविटी रेशियो होता है कि हमारा इन्वेंट्री कितना जल्दी खाली हो रहा है, कितना जल्दी चेंज हो रहा है सेल में। इससे क्या है, एक्टिविटी रेशियो अगर कम होगा तो यानी कि इन्वेंट्री जल्दी खाली नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा हमारा। इस तरह से देखते हैं। लिक्विडिटी क्या, लिक्विडिटी का ये होता है कि अभी हम अपना डेब्ट को हम चुका सकते हैं कि नहीं एट ए टाइम, हमारे पास कितना कैश है और हम कितना लायबिलिटी को चुका सकते हैं एट ए टाइम, वो लिक्विडिटी रेशियो होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होगा, सेल जितना करते हैं उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। लिवरेज तो आप जानते हैं, एक्टिविटी रेशियो यहाँ पर है, लिक्विडिटी रेशियो आप इसको आराम डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज समरी ऑफ ए कंपनी फिनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक डेट। तो कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन कौन दिखाएगा, सिंपल सा आंसर है बैलेंस शीट होता है इसका। बैलेंस शीट में आप पूरा कंपनी का फिनेंशियल सिचुएशन दिखा देता है, करंट एसेट पूरा एसेट कितना है कंपनी का, लाइबिलिटी टोटल कितना है, कंपनी का इक्विटी कितना, सारा कुछ उसमें रहता है। कैश फ्लो में क्या दिखाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना भी कैश कंपनी में आया ऑर्गेनाइजेशन में कितना गया, सारे का डिटेल जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इस टर्म एंड। तो डायरेक्ट कॉस्ट को किस में टर्म करते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। एज पर जे बैटी स्टैंडर्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट डैश अंडर गिवन कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, पहला ऑप्शन है एंटीसिपेटेड कॉस्ट, करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और यूनिक कॉस्ट। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, एंटीसिपेटेड कॉस्ट। कुछ लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर के आने के बाद कौन सा ऑप्शन देते हैं वो लोग, क्योंकि एंटीसिपेटेड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो अभी कॉस्ट इनकर नहीं हुआ, जो भी कॉस्ट आपका इनकर नहीं हुआ है उसको एंटीसिपेटेड कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। करंट कॉस्ट तो करंट कॉस्ट हो गया, तो एंटीसिपेटेड कॉस्ट इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है टू ओनली विएबल गोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एसेट मैक्सिमाइजेशन। तो इसका जो ओनली गोल है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, वो शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज करना है। फिनेंशियल का मतलब ही है कि वेल्थ इंक्रीज करना शेयर होल्डर का, कहीं भी ऑप्शन आए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसका आंसर होगा। सेल्स मैक्सिमाइजेशन कौन देखेगा, मार्केटिंग वाले देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज सिमिलर टू एनओआई अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो ये क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कोई भी कंपनी है, कंपनी ए, तो आप कंपनी खोलेंगे तो इसमें आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप, कुछ बैंक से लोन लेंगे, जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा, तो यह बैंक से लोन ले लिए। अब क्या करेंगे, बैंक से उतना लोन मिलेगा ना, अगर बड़ी कंपनी है तो बैंक क्या करेगा, लिमिट लोन देगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ इक्विटी से शेयर इशू कर देंगे और पब्लिक को बोलेंगे आप कुछ हिस्सेदार बनी कंपनी में, तो शेयर, ये हो गया इक्विटी। इक्विटी तो ऐसे कुछ आप बॉन्ड इशू कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका कंपनी में, कुछ बॉन्ड से आया, कुछ इक्विटी से आया और कुछ डेट से आया यानी बैंक से, ये सब मिलाकर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। जो आपका कैपिटल है वो थोड़ा थोड़ा भाग में बटा हुआ है, तो ये होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी का थ्योरी जो है डेविड धुआन साहब ने दिया था, तो वो एनआई अप्रोच है। डेविड धुआन साहब ने एनआई अप्रोच में क्या बोला, ये रिलेवेंट है। इन्होंने कहना कि कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इनका क्या कहना था कि अगर डेट ज़्यादा होगा कंपनी में तो वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगा, क्योंकि डेट क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। मान लिया आप बैंक से इंटरेस्ट पर लोन ले लिए, तो वो क्या होगा, 6%, 7%, 10% आपको देना है उसको इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप इक्विटी ले लीजिए, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा प्रॉफिट से आपको शेयर करना होगा उसको, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है इक्विटी का। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि डेट अगर ज़्यादा होगा कंपनी में तो वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगा। एनआई अप्रोच में इन्होंने कहा। फिर इन्होंने ये अगला ही अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, इन्होंने क्या कहा, अपने बात से पलट गया। उन्होंने कहा कि नहीं,
इसमें क्या है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिपेंड करता है, क्योंकि अगर होता क्या है कि अगर डेट ज़्यादा होगा और इक्विटी कम होगा तो फिर क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा इक्विटी होल्डर का। तो वो क्या करेंगे, रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी पे जो हम बचाए थे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ डेट में, वो बैलेंस हो जाएगा इधर इक्विटी में, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और बढ़ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कम करने के चक्कर में। तो इस वजह से क्या है, वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो इस थ्योरी में इन्होंने कहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, आप जैसे भी जितना भी डेट यूज कर लो, जितना भी इक्विटी यूज कर लो, बात बराबर ही होने वाली है। इस एजम्पशन क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। अगला है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि डेट जो आप बढ़ाते हैं फॉर्म में, तो डेट से तो वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ता ज़्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट टर्म में। एक अब अगर आप डेट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो वो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, इस वजह से फिर आपका कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ जाएगा आपका। तो एक लिमिटेड टाइम तक आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका डेट जो है, लेकिन फिर जाके वो बढ़ जाता है उसका कॉस्ट। इस तरह से फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म नीचे कम होने लगता है, तो एक लिमिटेड पीरियड में। ये क्या बोलता है कि दोनों का रीजनेबल यूज करना चाहिए। तो रीजनेबल यूज में क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा डेट और थोड़ा इक्विटी दोनों रीजनेबल यूज करेंगे ताकि वैल्यू ऑफ फॉर्म ज़्यादा रहे। अगला है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये इन्होंने क्या दिया था, आर्बिट्रेज प्रोसेस दिया था। आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे एक कम वैल्यू का फॉर्म एक ज़्यादा वैल्यू का फॉर्म है, तो क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड का फॉर्म, जैसे किसी का शेयर प्राइस 1,000 रुपया, तो क्या करें, उसको बेच कर क्या करेंगे, जिसका 500 है उसका 2 शेयर खरीद लेंगे। ऐसे करते हैं, तो इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं। जिसका वैल्यू ज़्यादा उसका बेच कर, जिसका वैल्यू कम है उसका इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि अगर आप डेट का जो है ज़्यादा रखेंगे कंपनी में तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे ही वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपना इक्विटी बेचकर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर आपका वैल्यू घट जाएगा। तो घुमा फिरा के ये बैलेंस हो जाता है। तो इनका भी कहना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे भी हो मर्जी आप यूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, डेट हो या इक्विटी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जो NOI से सेम है। अगला क्वेश्चन है, डैश में बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज बीइंग डन एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग बजट डेटा इन ऑर्डर टू अप्रूव एकम्प्लिशमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बजटरी कंट्रोल हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि हम कंपेयर करते हैं, कुछ भी बजट हम पहले सेट किए, तो बजट क्या है पहले सेट हो जाता है, लेकिन बजटरी कंट्रोल क्या है वो बाद में करते हैं। जो भी बजट सेट किए हैं फिर हम उस पर अमल किए हैं, लास्ट में फिर जो एक्चुअल कॉस्ट आया उसके कंपेयर करते हैं कितना वेरिएशन है, तो इसमें बजटरी कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन दैट कैलकुलेट पी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज्यूम सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू एस वेरिएबल कॉस्ट भी और नंबर ऑफ यूनिट यू। तो सेलिंग प्राइस एस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं कि पी क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यू क्या यूनिट है, एस माइनस पी यानी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन माइनस एफ यानी फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होगा, EBIT यानी प्रॉफिट हो जाएगा। यूनिट है तो यूनिट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज काउज्ड ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इन ए फॉर्म लिवरेज बाय आउट, ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। लिवरेज बाय आउट तो आने वाले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में देख लेते हैं, फिनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड EBIT। तो मतलब सेल्स में 1% चेंज करेंगे तो EBIT में कितना परसेंट चेंज होगा, इसी का एनालिसिस हम करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज में। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। फिनेंशियल लेवरेज में क्या होगा कि EBIT में कितना 1% चेंज करने पर EPS में कितना चेंज होगा। तो ये फिनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड, जो भी हम डेट इशू करते हैं वो लिवरेज, जितना ज़्यादा लिवरेज होगा तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी डेट में ज़्यादा है। ज़्यादा लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज मतलब डेट में ज़्यादा है। ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका ज़्यादा है। कंबाइंड लिवरेज दोनों का मिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, गिव द कूपन रेट टू बी कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज इट अप्रोच टू मैच्योरिटी विल कवरेज टू। इसका आंसर हो जाएगा इट रिडेम्पशन वैल्यू, ये होना चाहिए बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैविंग अनइक्वल लाइफ्स क्राइटेरिया टू बी यूज्ड व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन चॉइस बाय यूजिंग एनपीवी एंड आईआरआर मेथड। तो जब भी दोनों में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा एनपीवी या आईआरआर में, एक मान लिया दो प्रोजेक्ट कोई एक चुनना है, तो एनपीवी मान लिया बोलेगा कि प्रोजेक्ट ए सही है और आईआरआर बोलेगा कि प्रोजेक्ट बी सही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज कितना है, प्रोजेक्ट कैसा है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये भी डिपेंड करता है। तो उस टाइम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से एनुअलाइज एनपीवी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि दोनों का अनइक्वल लाइफ्स है, तो इस वजह से मे भी ऑप्शन चेंज हो सकता है। अगर ऐसा चेंज हुआ ऑफिशियल आंसर की में तो हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। जब भी आप ये वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई आंसर चेंज होगा तो उसमें मैं डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो एनुअलाइज एनपीवी, क्योंकि दोनों में जब भी कन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा एनपीवी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल लाइफ्स है तो एनुअलाइज एनपीवी यहाँ लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एनपीवी एज्यूम दैट इंटरमीडिएट कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट बट आई आर एज्यूम दैट इंटरमीडिएट कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई आई आर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक फॉर कैपिटल बजटिंग। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए यहाँ पर ये तो डिस्काउंटेड है, ये भी डिस्काउंटेड है, लेकिन ये डिस्काउंटेड नहीं है और ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि ये डिस्काउंटेड नहीं है, ये तो कोई है ही नहीं, कैपिटल बजटिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर नॉट ए डिस्काउंटेड क्या दिया हुआ है, नॉट ए डिस्काउंटेड टेक्निक, तो यहाँ पर आंसर जो है डी होना चाहिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये डिस्काउंटेड कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नॉट ए डिस्काउंटेड टेक्निक फॉर कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी आता है, लेकिन ये डिस्काउंटेड नहीं है। ये ऑप्शन सही है। देखते हैं आंसर की में क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पहले से टिक लग चुका है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द वाल्टर मॉडल सिमिलर टू एमएम हाइपोथेसिस विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो दोनों कब सिमिलर होगा, जब आर इक्वल टू के होगा, यानी रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कितना परसेंट शेयर होल्डर को दें और कितना परसेंट हम री इन्वेस्ट कर दें कंपनी में, ताकि आगे और प्रॉफिट कमाया जा सके। तो उसके लिए वाल्टर ने दिया था, वो रिलीवेंट बोलते हैं, क्योंकि डिविडेंड देने के हिसाब से कंपनी फर्म का वैल्यू डिसाइड होता है, शेयर प्राइस डिसाइड होता है। ये इनका ये कहना था। तो इनका ये क्या कहना था कि अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो तो हम क्या करना चाहिए, सब री इन्वेस्ट कर देना चाहिए फिर से कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है तो ऑलरेडी उसका रेपुटेशन बना हुआ रहेगा। लेकिन रेट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो उस सारे पैसे को, सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं करके सारा 100% पे आउट दे देना चाहिए शेयर होल्डर को। और क्या, अगर दोनों बराबर हो तो दोनों बराबर हो तो क्या करेंगे कि बीच में होगा तो जैसा मर्जी कर सकते हैं। तो यहीं पर क्या होगा कि एमएम हाइपोथेसिस भी यही बोलता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एमएम हाइपोथेसिस के हिसाब से डिविडेंड पॉलिसी, अगर आप डिविडेंड किसी को दे देते हैं तो फिर आपको री इन्वेस्ट करने के लिए फिर से लेना होगा, इक्विटी इशू करना होगा या डेट लेना होगा, तो फिर उसमें कॉस्ट आएगा ही, तो बात बराबर पड़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वाल्टर गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है, गॉर्डन मॉडल भी बोलता है कि इसका असर पड़ता है, लेकिन गॉर्डन मॉडल ने क्या थ्योरी दिया था, बर्ड इन हैंड आर्गूमेंट दिया था इन्होंने। तो उस हिसाब से शेयर ये क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर जो भी है फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा अभी करंट पैसा जो उनको मिल रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो अब डिविडेंड अगर अभी है प्रॉफिट है तो अभी डिविडेंड दे देंगे तो शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो वो फ्यूचर के लिए सोचा, तो ये फ्यूचर के लिए नहीं, अभी के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो बर्ड इन हैंड आर्गूमेंट का मतलब जो फ्यूचर में आने वाला उससे मतलब नहीं, जो अभी आ जाए तो वो अभी के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि लॉस हो जाए, इससे अच्छा अभी प्रॉफिट है अभी ले लो पैसा। अगला है रेसिडुअल थ्योरी भी है जो इनरिलीवेंट है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच भी इनरिलीवेंट है। इन्होंने वही कहा था कि अगर डिविडेंड दे देते हैं सबको तो फिर तो इशू करना ही होगा ना, इक्विटी हो या डेट लेना होगा री इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर तो कॉस्ट, उसका कॉस्ट लगेगा, तो बात वही पड़ गया।
अगला क्वेश्चन है व्हेन ए कंपनी क्रिएट्स ए न्यू कंपनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिंगल एंटिटी इट इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड मर्जर, सेल ऑफ, एलबीओ, एलबीओ मतलब लिवर्ड बाई आउट, स्पिन ऑफ। तो मर्जर क्या होता है, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनाती है, तो मर्जर होगा। जैसे वोडाफोन आइडिया ने मिलकर वीआई बनाया तो वो मर्जर हो गया। लिवर्ड बाई आउट में क्या होता है, जब भी कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करते हैं तो पूरा कर्ज लेकर करते हैं। जैसे बायजूस ने अभी किसको खरीदा, गेटअप को खरीदा, तो गेटअप क्या है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप था, उसको खरीद लिया। तो मान लिया, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है कि उसने ऐसा ही किया होगा, लेकिन एक फॉर एग्जांपल मान लिया कि उसने गेटअप को लिया, तो वो एक एक्विजिशन कहलाया, दूसरी कंपनी को लेकर अपने अंडर कर लेना, एक्वायर कर लिया है। तो एक्विजिशन में क्या था, लीवर्ड बाई आउट कब होता है, जब एक्विजिशन करते हैं और 90% या उससे ज़्यादा क्या होगा, हम डेट से उसको एक्विजिशन करते हैं, मतलब बैंक से लोन लेकर या किसी से कर्ज लेकर उसको हम करते हैं। तो ये 90% कम से कम लिवरेज से होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लीवर्ड बाई आउट। मैनेजमेंट बाई आउट क्या होता है, मैनेजमेंट कोई कंपनी सेल कर देते हैं। स्पिन अप क्या होता है कि कंपनी के कुछ पार्ट को बेचकर एक नया कंपनी बना देते हैं। अब जैसे एक कंपनी है, मान लिया कोई भी XYZ कंपनी है, उतना उसका उतना रेपुटेशन अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे, और लॉस भी लग रहा था, उसका कुछ पार्ट हिस्सा बेचकर एक नया कंपनी, एक नया ब्रांड क्रिएट कर देंगे। तो उससे नया ब्रांड से क्या होगा, पब्लिक में नया ब्रांड का इंप्रेशन जाएगा और उसका अलग से प्रॉफिट आएगा, उसका अलग से मार्केटिंग किया जाएगा, तो उसको स्पिन अप बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पिन अप हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कंपनी क्रिएट ए न्यू कंपनी फॉर्म द एग्जिस्टिंग सिंगल एंटिटी, तो एग्जिस्टिंग सिंगल एंटिटी से दूसरा कंपनी क्रिएट किया उसने, तो उसमें क्या होगा, स्पिन अप होगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ CAPM एंड डिस्क्राइब द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इन कैपिटल मार्केट। तो पहला ऑप्शन CML, CML का क्या होता है, कैपिटल मार्केट लाइन, दूसरा है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तीसरा इंडिफरेंस कर्व, चौथा एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो कैपिटल मार्केट लाइन क्या है, कैपिटल मार्केट लाइन रिप्रेजेंट पोर्टफोलियो डेट ऑप्टिमली कंबाइन द रिस्क एंड रिटर्न कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल मार्केट लाइन क्या है, वो एक पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करता है जहाँ रिस्क और रिटर्न दोनों सेम हो। सिक्योरिटी मार्केट क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करवा रही है एक सिस्टमेटिक रिस्क जो दिया हुआ उसमें। तो इसका जो आंसर हो जाए सिक्योरिटी मार्केट लाइन। एक सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता है, इसका आंसर SML हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व तो आपको पता ही होगा। इंडिफरेंस कर्व में ये होता है कि जैसे ये है इंडिफरेंस कर्व, तो अगर आप यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो अगर आप मान लिया 2 केला लेते हैं और 1 सेब लेते हैं, ये सेब है, ये बनाना ही लिख देते हैं अंग्रेजी में। तो अगर 2 बनाना और 1 एप्पल लेते हैं तो सेम यूटिलिटी आपको मिलेगा, मतलब 2 बनाना खाने में जितना आपको संतुष्टि मिलेगा उतना ही संतुष्टि 1 सेब खाने में मिलेगा। तो इस तरह से इसको इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं। ये क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, और ये हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। 2 इंडिफरेंस कर्व होगा, 3 इंडिफरेंस कर्व हो सकता है, तो जो हायर लेवल का हो ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ये लोअर देगा, ये और कम देगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द होल्डर ऑफ ए पुट और कॉल ऑप्शन डज नॉट लूज और गेन वेदर और नॉट ही एक्सरसाइज हिज ऑप्शन द ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑन द मनी, एट द मनी। इसका जो आंसर होगा एट द मनी होगा। जब लॉस नहीं हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है तो एट द मनी, जब लॉस हो रहा है तो आउट ऑफ द मनी, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो इन द मनी होगा। ये 3 ऑप्शन है, ऑन द मनी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव फॉर होल्डिंग इन्वेंट्रीज, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, माइग्रेशन मोटिव। इसका जो आंसर हो जाएगा माइग्रेशन मोटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 तरह का मोटिव होता है। ट्रांजेक्शन मोटिव क्या होता है, द नेसेसिटी टू कीपिंग ए मिनिमम कैश बैलेंस टू मीट पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन इज नोन एज ट्रांजेक्शन मोटिव। जो भी कैश हम रखते हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन करने के लिए कैश रखते हैं।
प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, जब इमरजेंसी के लिए रखते हैं कैश, तो कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो प्रिकॉशनरी हो। स्पेकुलेटिव क्या होता है, कुछ कैश जमा रखते हैं, कुछ प्रोडक्ट ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आ उसमें हम यूज कर सकें। कंपनसेशन में क्या रखते हैं, कंपनसेशन वो हो गया जैसे बैंक में हम मान लिया अकाउंट खोले तो उसमें क्या होगा, मिनिमम 1,000 रुपया तो रखना होगा ना, नहीं तो कहेगा मिनिमम बैलेंस चार्ज कट रहा है आपका। तो वो 1,000 रुपया क्या हो जाएगा, कंपनसेशन मोटिव के लिए हो गया। कुछ एसएमएस चार्ज कटते हैं, कुछ एटीएम चार्ज कटता है, ट्रांजेक्शन चार्ज, बहुत सारा चार्जेज जो कटता है तो उसके लिए रखना पड़ता है, तो वो हो गया कंपनसेशन मोटिव। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। पहला ऑप्शन है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, थीमेटिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा थीमेटिक एक्सपोजर नहीं है, बाकी तीनों है। इस सेट में सारा का जो क्वेश्चन आया है मैक्सिमम में नॉट लगा हुआ, तो इस बात का भी ध्यान रखिए एग्जाम में कि नॉट लगा हुआ, तो क्वेश्चन आराम से पढ़ें और ध्यान से, नहीं तो नॉट अगर आप मिस कर दिए तो गलत ऑप्शन लगा के आ सकते हैं। यहाँ पर नॉट पूछा गया है तो तीनों है, थीमेटिक नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, जब भी विदेश में हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हम क्या करें, बैलेंस शीट बनाएंगे इंडिया के हिसाब से, तो उस पैसे को हमें यहाँ लाना होगा, यहाँ के करेंसी में लिखना होगा, तो उस वजह से जो हमारा रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो उसको हम इसमें देखते हैं। ट्रांजेक्शन रिस्क में क्या है, तो ट्रांजेक्शन रिस्क में होता है कि जैसे अभी मान लिया आपका $1,000 प्रॉफिट हुआ या टोटल रिवेन्यू हुआ, लेकिन आज ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन जब आप उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे उस दिन क्या होगा, उस दिन वैल्यू कम हो जाएगा उसका, जैसे डॉलर का रेट गिर गया या बढ़ गया, तो इस वजह से रिस्क होता है ये। तो वैल्यू में डिफरेंस आने की वजह से बैलेंस शीट बनाने में बहुत दिक्कत होगा, तो ये ट्रांजेक्शन रिस्क है। अब इकोनॉमिक रिस्क क्या है, तो इकोनॉमिक रिस्क में क्या होता है कि रूल रेगुलेशन पॉलिटिकल के वजह से, लॉ के वजह, किसी कंट्री के लॉ के वजह से कुछ चेंजेज आ गए, या जोग्राफिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब वही होगा कि कहीं कंडीशन ख़राब हो गया, कहीं अच्छा हो गया, वो इकोनॉमिक रिस्क हो गया, उसकी वजह से आपका काम डिले हो सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कैनेडियन फर्नीचर कंपनी डैट सेल्स लोकली विल फेस इकोनॉमिक रिस्क फ्रॉम द फर्नीचर इम्पोर्टर स्पेशली इफ़ द कैनेडियन करेंसी एक्सपेक्टेडली स्ट्रेंथ है। तो इसमें क्या, कनाडा का कोई फर्नीचर कंपनी है, वो फर्नीचर बेचता है कनाडा में, लेकिन क्या होगा, इंपोर्टर क्या करेगा, बाहर से सस्ता मिलेगा, क्योंकि कनाडा का करेंसी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो बाहर में उसको सस्ता मिल जाए, मान ली इंडिया में आएगा तो इंडिया में बहुत सस्ते में उसको हो जाएगा, तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ जाके सस्ता में बेचेगा, इस वजह से क्या होगा, उसको रिस्क हो जाएगा। ये होगा इकोनॉमिक रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क क्या है, जब ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लिया डॉलर में कमाए और उसको रुपीज़ में लिखना है हमको बैलेंस शीट में, तो इस वजह से जो रिस्क होता है वो ट्रांसलेशन रिस्क कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा थीमेटिक एक्सपोजर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग से, AIDA मॉडल ऑफ IMC इज बेस्ट डिस्क्राइब। IMC का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, डायरेक्ट मार्केटिंग आता है, और क्या आता है, सेल्स प्रमोशन आता है। AIDA का क्या मतलब होगा, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर्ड एक्शन, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तो अवेयरनेस पहले करते हैं, उसको कस्टमर में इंटरेस्ट जगाते हैं, फिर उसमें डिजायर आता है, फिर वो एक्शन लेता है, परचेज करता है। इफ ए कंपनी मेक्स अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इट विल नोन एज। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फील्ड में, तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या, जब रिलेटेड फील्ड में हम डाइवर्सिफाई करते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, जब अनरिलेटेड करते हैं। If any company launches its product with low price, the price strategy is known as scheming pricing, penetration pricing, cost plus pricing, competitive pricing। तो स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो बहुत ही महंगा लॉन्च हुआ, जैसे आईफोन लॉन्च होता है 1 लाख 2 लाख में लॉन्च हुआ, वो स्कीमिंग प्राइसिंग हो गया, सारा मतलब जितना भी मार्केट है उससे पैसा ले लेता है वो। उसके बाद क्या करेगा, पहले तो स्कीमिंग कर लेगा कि इतना महंगा प्रोडक्ट, जब सारे रिच पीपुल ले लेंगे महंगा प्रोडक्ट तो उस वक्त क्या करता है, थोड़ा रेट कम कर देता है, घटा देता है, तो जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो भी लेना शुरू कर देते हैं, इस तरह से सारे को स्कीम कर लेता है। पेनेट्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एकदम सस्ते में, जैसे जियो आया एकदम सस्ते में लॉन्च कर दिया, फ्री में ही दे दिया, उसका थोड़ा और सस्ता, तो पेनेट्रेशन में क्या होता है, पूरा मार्केट पर कब्जा कर लेना सस्ते में देकर, सस्ते में फ्री वाला ऑफर देकर। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का था, जो भी हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है उसमें कुछ परसेंटेज ऐड करके उसको प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। कम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होता है, कंपटीशन को देखते हुए हम प्राइस डिसाइड करते हैं।
अगला क्वेश्चन है द वर्ड टैक्टिक इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन सा नहीं, कंपटीटर, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, सप्लायर। तो टेक्नोलॉजी जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट का, ना कि माइक्रो। तो यहाँ पर माइक्रो में कौन कौन आता है, कंपटीटर आपका आता है, सप्लायर है, कस्टमर जो आपसे डायरेक्ट रिलेशन रखता है, कस्टमर हो, सप्लायर हो, कंपटीटर, ये सब डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरमीडियरी, शेयर होल्डर, आपके एम्प्लॉय, मीडिया, ये सब जो है माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। और माइक्रो में क्या आता है, डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, कल्चरल। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ए ब्रांड इन रिलेशन टू इट्स प्रीवियस इमेज इज नोन एज। तो प्रीवियस इमेज जो ब्रांड का है उसको चेंज करना, तो उसको क्या बोलेंगे, रीपोजिशनिंग बोलेंगे। पोजिशनिंग क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड का एक इमेज बैठाना। और रीपोजिशनिंग क्या कि पहले जो इमेज बैठ चुका है उसको चेंज कर देना, क्योंकि पहले हो सकता है खराब इमेज बैठ गया तो उसको चेंज कर देना। जैसे कोई खराब प्रोडक्ट की वजह से अगर खराब इमेज बैठ गया तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट ला कर अच्छे मार्केटिंग करके उस इमेज को चेंज कर सकते हैं। मार्केट टारगेटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट टारगेट करते हैं, डिमांड के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए फर्म ऑफर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज सेल्स द स्ट्रेटजी इज नोन एज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेल्स प्रमोशन हो जाएगा। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, जैसे ऑफर देते हैं एक पर एक फ्री, तो पब्लिक क्या सोचेगी, कंज्यूमर एक पर एक फ्री मिल रहा है तो खरीद लेगी जल्दी। या फिर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, 10% छूट, 15% छूट, या कैशबैक ऑफर। ये सारा चीज़ जो सेल्स प्रमोशन में आता है, जो सेल्स को बढ़ाता है। अगर जैसे अभी फ्लिपकार्ट में क्या होता है, बिग बिलियन डे, अमेजन में भी आता है, तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, उसको क्या होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, डिस्काउंट देते हैं उसमें। बिग बिलियन डे में क्या होता है, डिस्काउंट देते हैं, सारे में सेल आता है, जितना भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मिंत्रा हो गया, जियो हो गया, सब में तो सेल्स प्रमोशन हो गया। तो इस तरह सेल्स बढ़ता है, लोग डिस्काउंट के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, यानी कोई पैसा लेकर अपना पर्सनल उसका नेता किसी और का एडवर्टाइज करता है। जैसे टीवी में दिखाते हैं हीरो लोग, एक्टर लोग एडवर्टाइज करते हैं। सेल्स प्रमोशन तो मैंने आपको बता दिया। पर्सनल सेलिंग में क्या हो, डायरेक्ट सामने सामने उसको सेल करते हैं, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन एक डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी का जो रेपुटेशन उसको मेंटेन रखता है। अगर कंपनी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैल रही है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, ईमेल से, फ़ोन से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसॉफ मैट्रिक्स व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इन ए न्यू मार्केट इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज। देखिए एनसॉफ मैट्रिक्स जो है मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है, नेट में भी आता है, सेट में भी आता है। तो जो भी क्वेश्चन हमने अभी एनालिसिस किया है अच्छे से, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, टाइम नहीं मिलता तो पीडीएफ लेकर देखिए। पीडीएफ में डाउनलोड लिंक दे दूंगा, अगर 10 लोग भी कमेंट कर दिए तो आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो कुछ टॉपिक ऐसा जो हर साल रिपीट होता है जिसमें ये एनसॉफ मैट्रिक्स भी है। तो मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट दोनों न्यू हो तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे इसका मैट्रिक्स देख सकते हैं, दोनों न्यू होगा तो डाइवर्सिफिकेशन है, एक न्यू होगा यानी प्रोडक्ट न्यू है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और मार्केट न्यू है तो मार्केट डेवलपमेंट। दोनों एग्जिस्टिंग है तो मार्केट पेनिट्रेशन, दोनों सेम है तो क्या करेंगे, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी करेंगे, रेट बहुत कम करके अच्छा से कोशिश करेंगे कि मार्केट पर कब्जा कर लें। अगला क्वेश्चन है सम टाइम फर्म कीप ऑड प्राइसिंग लाइक 99, 99.99 etc. सच काइंड ऑफ प्राइसिंग इज नोन एज। पहला ऑप्शन है कंपटीशन प्राइसिंग, दूसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तीसरा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, चौथा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, क्योंकि देखिए 99 है, 100 है, दोनों में 1 रुपये का फर्क है, लेकिन माइंड में क्या होगा कि ये 99 का, ये 100 का, उसमें तो कम फर्क पता चलेगा, लेकिन 499 500 में बहुत पता चलता है। 999 और 1000 अगर है तो लगा कि 900 रुपये का 999 में, लेकिन 1000 रुपये हो जाए 1000 रुपये का। ये क्या है, साइकोलॉजी पर लोग टारगेट करते हैं, तो इस तरह से लोग रेट रखते हैं ताकि पब्लिक कम दाम समझकर खरीद ले।
ये होगा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। कंपटीशन प्राइसिंग क्या होगा, जो लोग कंपटीशन को ध्यान में रख के करते हैं। कॉस्ट बेस्ड अपने कॉस्ट के हिसाब से। पेनिट्रेशन क्या होगा, एकदम सस्ता, एकदम मार्केट से सबसे सस्ता प्राइस निकाल देते हैं और उसको सेल कर देते हैं। यहाँ पर सारा प्राइस उसका दिया हुआ। इमिटेटिव प्राइसिंग क्या होता है, दूसरे का नकल करते हैं। और रिफ्यूजल प्राइसिंग क्या होता है, रिफ्यूजल प्राइसिंग में क्या होता है, प्राइस ज़्यादा महंगा रखते हैं, डिस्काउंट नहीं देते हैं। पेस्टिज प्राइसिंग क्या होता है कि हाई प्राइस, जैसे आईफोन है तो पेस्टिज फील होता है प्रोडक्ट लेने पर, तो उस हिसाब से प्राइस रख देते हैं ताकि महंगा लेने पर लगता है कि हाँ बहुत महंगा मैंने प्रोडक्ट लिया। तो ये सारा प्राइस का यहाँ पर टाइप दिया। इंट्यूटिव प्राइसिंग का आता है। इंट्यूटिव का मतलब ये तो अपने मन से जो मन किया रख दिए, तो हमारा अंदर से मन कर रहा है कि ये प्राइस होना चाहिए तो रख दिए। ये हो गया इंट्यूटिव, यानी पब्लिक का मन भाप लिए, पब्लिक का मन है इतना में लेने का। तब इंट्यूटिव का मन ही होता है इंटरनल, तो पब्लिक का जो है कंज्यूमर के मन के हिसाब से, मार्केट के मन के हिसाब से रख दिए हैं। एक्सपेरिमेंटल प्राइस, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह सारा प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इन G9 सेल मैट्रिक्स व्हाट इज द लेवल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, रिलेटिव मार्केट शेयर, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, मार्केट ग्रोथ रेट। तो इसमें क्या दिया, G9 सेल मैट्रिक्स। जी का क्या मतलब, जनरल इलेक्ट्रिक। तो उसमें क्या मैट्रिक्स में एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो वर्टिकल में क्या है वो पूछा गया। तो वर्टिकल में क्या, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। देखिए कितना बेसिक से सवाल पूछ दिया, अगर आप ये पढ़ के भी गए होंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज इंसान हो जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग के लिए, खासकर नेट के लिए भी। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मार्केटिंग टेक्स मोर इनटू कंसिडरेशन देन जस्ट ए लैंग्वेज, इट इन्वॉल्व कल्चर, मार्केट सिचुएशन, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर डेमोग्राफी एंड डैश। तो यहाँ पर क्या है, बोला इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, कंसिडरेशन किसको करता है, लैंग्वेज को तो करता है, उसके अलावा भी क्या करता है, कल्चर को ध्यान में रखता है, मार्केट सिचुएशन कैसा है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, ये सब ध्यान में रखता है, कंज्यूमर डेमोग्राफिक कैसा, उसके अलावा क्या। तो ऑप्शन में क्या, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ यूरोप। तो सिर्फ यूरोप में तो इंटरनेशनल नहीं होता है, एशिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग सिर्फ एग्रीकल्चर में तो नहीं होता है, सारे चीज़ में होता है। यूएसए मार्केट, यहाँ वर्ल्ड मार्केट ऑप्शन होगा, इंटरनेशनल में वर्ल्ड मार्केट ही होगा, कि बाकी पर्टिकुलर कंट्री से तो मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन है, इन मार्केटिंग थ्योरी एवरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सप्लाई चेन ऐड। तो सप्लाई चेन में कौन कौन आता है, सप्लाई चेन में आ गया आपका पूरा इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सब हो गया, उसमें वैल्यू चेन में आ जाता है। तो उसमें क्या, उसमें वैल्यू ऐड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का बेनिफिट कौन नहीं है, पहला है डिक्रीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसमें कम लगता है। रिजल्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अलग ही फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इम्प्रूव डिलीवरी प्रोसेस, ये इंप्रूव हो जाता है। मेड पॉसिबल कंपेरिजन इन प्राइस, ऑनलाइन में प्राइस कंपेरिजन करना आसान हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन मार्केटिंग चैनल कन्फ्लिक्ट अकर इन मार्केटिंग चैनल वर्किंग एट सेम लेवल। तो यह मार्केटिंग चैनल कन्फ्लिक्ट के बारे में क्वेश्चन है। एक पहला ऑप्शन स्टीप कन्फ्लिक्ट, दूसरा स्कोप कन्फ्लिक्ट, तीसरा वर्टिकल कन्फ्लिक्ट, चौथा है हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट। तो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, वर्टिकल में होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ चैनल में, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है एक ही लेवल, और मल्टी चैनल में क्या होता है दूसरे चैनल से कन्फ्लिक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश मार्केटिंग हैज द एम ऑफ बिल्डिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशन with key parties such as consumer, supplier, distributor and other marketing partner in order to earn and retain their business। इसका ऑप्शन होना चाहिए डी रिलेशनशिप, क्योंकि सारे से इसमें कनेक्शन दिखा रहा है, कंज्यूमर से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ कस्टमर से होता ये तो डायरेक्ट मार्केटिंग होता। तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप मार्केटिंग होना चाहिए। होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन है होलिस्टिक मार्केटिंग, तो उसको भी देख लेते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है सब देखते हैं, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग।
तो इंटरनल में क्या होता है, आपस का देखते हैं डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट सबको देखते हैं। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होगा, उसमें कम्युनिकेशन देखते हैं। जैसे कम्युनिकेशन में क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट और सर्विस कैसा है, चैनल का देखेंगे और प्राइस का डिसाइड करेंगे। परफॉर्मेंस में उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, सेल्स रिवेन्यू कितना है, ब्रांड का इक्विटी कितना है, इथिक्स क्या फॉलो हो रहा है, इन्वायरमेंट पर क्या इसका असर पड़ रहा है, लीगल क्या है, सोशल का इसका क्या रिजल्ट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग का कस्टमर से क्या रिलेशन है, एम्प्लॉय से क्या रिलेशन है, पार्टनर से कैसा रिलेशन है, ये सब ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल ग्रोथ के लिए होलिस्टिक मार्केटिंग का स्ट्रक्चर बनाया गया है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होगा, डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, डायरेक्ट ईमेल करते हैं या कॉल कर लेते हैं, इस तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग में आ गया बिजनेस मार्केटिंग, मार्केटिंग चैनल सबसे रिलेशन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्विस मार्केटिंग बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इंटेंजिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट, टफ मार्केट एंट्री, लो डिमांड। तो लो डिमांड की वजह से तो डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सर्विस का लो डिमांड, तरह तरह का सर्विस होता है, सबका अलग अलग डिमांड होता है। टफ मार्केट एंट्री ऐसा भी नहीं है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट, तो मार्केट कम्प्लेक्सिटी से सर्विस का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ सर्विस के लिए क्यों होगा, सबके लिए होगा, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए भी होगा। तो इसका जो आंसर होगा इंटेंजिबिलिटी होगा, इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है। इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इंटेंजिबिलिटी होता है। इसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसका यह सारा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, इंटेंजिबल है, पीपल इन्वॉल्वमेंट है, नो ऑनरशिप है, इनसेपरेटिबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है, पेरिसेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलेबल वेरिएबल ए कंपनी पुट्स टुगेदर टू सेटिस्फाई ए टारगेट ग्रुप इज कॉल्ड एज। जो कंट्रोल कर सकते हैं जिस वेरिएबल को, वो पूछा जा रहा है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, मार्केटिंग इफोर्ट, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पे बहुत ही इजी ऑप्शन है, आप आराम से देख सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स इसका सही आंसर होगा। तो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, जैसे 4P आपने पढ़ा होगा, उसका मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। ये 4P में क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो पहले प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका फीचर क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका ब्रांड क्या है, पैकेजिंग करते हैं, उसको सारा कुछ प्रोडक्ट में डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद प्राइस डिसाइड करते हैं, उसका डिमांड के हिसाब से, उसका कॉस्ट कितना लगा उसके हिसाब से, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, पेमेंट कैसे लेना है, ये डिसाइड करते हैं। जब ये डिसाइड हो जाता है तब डिसाइड करते हैं प्लेस क्या हो, कहाँ पर इसको टारगेट करना है। तो चैनल डिसाइड करते हैं जगह के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है, लोकेशन डिसाइड करते हैं, इन्वेंट्री उस हिसाब से बनाते हैं, कहाँ कहाँ पर सप्लाई करना है, तो इन्वेंट्री कहाँ पर बनाएंगे कि कॉस्ट कम लगेगा, ट्रांसपोर्ट का देखते हैं। लास्ट में क्या सब डिसाइड हो जाता है तब प्रमोशन करते हैं, कि सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन। ये हो गया 4P। एक होता है 7P जो सर्विस मार्केटिंग का। तो इसमें कौन सा बढ़ गया, पीपल बढ़ गया, क्योंकि पीपल जरूरी है, सर्विस सर्विस तो आपको कोई आदमी ही देगा। प्रोसेस है, और फिजिकल इन्वायरमेंट है, किस इन्वायरमेंट में सर्विस मिल रहा है। अगर गंदी जगह आपका रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप जाएंगे नहीं वहाँ। अच्छी रेस्टोरेंट है तो अच्छी जगह होना चाहिए, तो ऐसा सर्विस। होटल है, अगर अच्छा होटल है, अच्छा इन्वायरमेंट में है तो ठीक है, अच्छे सीन देखने को मिल रहा है होटल से, तो आप क्या करेंगे, वहीं जाएंगे। तो ये होता है फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। अगला क्वेश्चन है, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट एंड हाइपर मार्केट कम अंडर विच टाइप ऑफ मार्केटिंग, होलसेल, रिटेल, डायरेक्ट मार्केटिंग, एजेंट सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटेल में आता है। डायरेक्ट कस्टमर, रिटेल किसको बोलते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से उसका डील होता है, डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है। होलसेल क्या होता है, होलसेल रिटेलर को देता है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट उसके घर पे पहुंचा देते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। तो शॉपिंग मॉल क्या है, वो रिटेल आउटलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियर दैट कंज्यूमर यूज टू सर्च फॉर, परचेज, यूज, इवेल्युएट एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, परचेज बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्च बिहेवियर। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है कंज्यूमर बिहेवियर होगा, क्योंकि परचेज बिहेवियर में सिर्फ परचेज का बात आता है, परचेज से रिलेटेड। यहाँ पे क्या होगा, सर्च भी करता है, परचेज करता है, उसको इवेल्युएट भी करता है बाद में, और डिस्पोज भी आ गया इसमें। सब कुछ मिला कर ये कंज्यूमर बिहेवियर होगा। परचेज में क्या होता है, प्रोसेस परचेज का क्या है, डिसीजन, नीड रिकॉग्निशन, पहले वो उसको नीड आता है, क्या चीज़ का हमें नीड है, उसको इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, उसको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो अल्टरनेटिव को पहले डिसाइड करता है कौन सा अल्टरनेटिव सही है, फिर वो परचेज करता है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांड चॉइस इज हेविली इन्फ्लुएंस बाय रेफरेंस ग्रुप इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैच्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू मैच साउंड uttered by user with a
वोकेबलरी ऑफ साउंड सिग्नल स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। इस ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, दोनों सही है, दोनों ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, दोनों सक्सेस हो या फेलियर हो, हेड हो या टेल हो। आउटकम ऑफ इस ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर सक्सेस और फेलियर, हाँ कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये भी सही है। द रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज कंटिन्यूस, ये सही नहीं होना चाहिए, तो सी जो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप 1 एरर दैट द डिसीजन मेकर विल टॉलरेट इज कॉल्ड द, पहला ऑप्शन क्रिटिकल वैल्यू, दूसरा है डिसीजन वैल्यू, तीसरा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चौथा है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो पहले समझते हैं कि टाइप 1 एरर होता क्या है। तो टाइप 1 एरर से समझने से पहले हाइपोथेसिस समझते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, कि एजम्पशन होता है, कोई भी हम रिसर्च करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, तो उससे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये है। जैसे कोर्ट में आप देखते हैं कि पहले एज्यूम किया जाता है कि ये निर्दोष है, कोई भी आरोपी आता है तो उसको पहले एज्यूम किया जाता है कि ये निर्दोष है, तो वो उसका हाइपोथेसिस हो गया। तो हाइपोथेसिस क्या हमने बना लिया कि वो निर्दोष है। जैसे आप गए ब्लड टेस्ट करने, तो मान लिया आपको लगा कि टाइफाइड है आपको, तो उसमें क्या होगा, पहले आपने हाइपोथेसिस बना लिया कि आपको टाइफाइड हो सकता है, क्योंकि फीवर है, बॉडी पेन है, तो आपने हाइपोथेसिस बना लिया कि आपको टाइफाइड है। उसके बाद क्या करते हैं, ये हाइपोथेसिस बना लेते हैं हम अपना। जैसे कोई टेस्ट करते हैं, मान लिया इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है, मान लिया दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ये हमने हाइपोथेसिस बना लिया। तो पॉल्यूशन और बीमारी का, तो ये हाइपोथेसिस हो गया। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है, तो उसको रिजेक्ट करते हैं। मान लिया आरोपी है, उसको हाइपोथेसिस बनाए कि वो आरोपी नहीं है, वो निर्दोष है, लेकिन सबूत क्या कहा, एविडेंस के हिसाब से वो साबित हो गया कि वो आरोपी है, उसी ने कत्ल किया या उसी ने जुल्म किया है, तो क्या होगा, हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा हाइपोथेसिस ऑटोमेटिक कि वो मतलब वो अगर निर्दोष नहीं तो वो आरोपी है, ये हाइपोथेसिस हो जाता है। ये हो गया हाइपोथेसिस। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें एरर होता है, तो टाइप 1 एरर होता है और टाइप 2 एरर होता है। तो टाइप 1 एरर कब होगा, टाइप 1 एरर होगा जब हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस अगर है वो सही है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिए हैं, तो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। मान लिया कि हाइपोथेसिस है कि वो निर्दोष है, ये भी सही है कि निर्दोष है, ट्रू है वो, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिए कि यार तुम निर्दोष नहीं हो, तुमने जुल्म किया है, तुम अपराधी हो। तो कोर्ट के सामने क्या होगा, वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। टाइप 1 एरर थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो निर्दोष है, अगर तो यहाँ पर एरर हो जाएगा, वो कातिल साबित हो जाएगा, तो उसको सज़ा मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा नुकसान। अगर आपको लगा कि गए टाइफाइड टेस्ट कराने, आपको टाइफाइड था लेकिन वो बोला कि टाइफाइड नहीं है, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या था, आपको टाइफाइड है, लेकिन वो बोला टाइफाइड नहीं है, रिपोर्ट में गलत आ गया, टाइप 1 एरर हो गया, तो क्या होगा, आपको टाइफाइड, आप दवा नहीं खाएंगे, आपका हेल्थ का बहुत ख़राब हो सकता है। तो टाइप 1 एरर थोड़ा रिस्की होता है। तो जब सही चीज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो टाइप 1 एरर सिंपल सा समझिए, सही चीज़ को रिजेक्ट कर दिए टाइप 1 एरर, गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए टाइप 2 एरर। तो मान लिया गलत चीज़ को एक्सेप्ट कब करेंगे, फॉल्स को एक्सेप्टिंग है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो मान लिया वो निर्दोष था, कोर्ट का एग्जांपल है, तो वो निर्दोष था लेकिन वो फॉल्स है, लेकिन उससे एक्सेप्ट कर लिया सही में निर्दोष है, तो उससे क्या होगा, एरर हो गया। मान लिया आप टेस्ट कराने गए, आपको टाइफाइड है लेकिन रिपोर्ट में क्या आया, मान लिया आपको टाइफाइड नहीं है लेकिन रिपोर्ट में क्या है, टाइफाइड है, तो उससे क्या होगा कि फॉल्स हो, टाइप 2 एरर हो गया। तो सही चीज़ को रिजेक्ट करना टाइप 1 एरर, गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर, ये हमेशा याद रखिए। तो इसको जो है टाइप 1 एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से इसको ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, कितना % चांस है कि वो हमारा टाइप 1 एरर होने का, टाइप 1 एरर नहीं होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप 1 एरर दैट द डिसीजन मेकर विल टॉलरेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। तो वहाँ पर 5% होता है, 10%, 1%, ऐसे करके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है।
अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग फ्रेम इज ए रैंडम सैंपल ए बायस सैंपल प्रोबेबिलिटी सैंपल लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सारा पॉपुलेशन होता है, उसमें से हम फिर निकालते हैं, जितना ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, चाहे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी हो। तो फ्रेम क्या होगा, पूरा पॉपुलेशन हमारा हो गया वो फ्रेम। जैसे मान लिया दिल्ली का हमको रिसर्च करना है, दिल्ली के लोगों का, तो दिल्ली के में कितना पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ अगर है तो 1.5 करोड़ हमारा क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। उसमें से हम 100 200 या 500 हम सैम्पलिंग निकालेंगे, जो भी तरीका हम यूज करें, रैंडम हो या नॉन रैंडम हो। अगला क्वेश्चन है को रिलेशन रेफर टू द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कॉजल रिलेशनशिप। दूसरा ऑप्शन है द प्रोपोर्शनल ऑफ वेरिएंस दैट टू वेरिएबल शेयर। द तीसरा ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल मेथड दैट कैन ओनली बी यूज्ड विद को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन। चौथा ऑप्शन द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल होगा कोरिलेशन, क्योंकि जो कॉजल रिलेशनशिप है ये रिग्रेशन में होता है। ये सिर्फ एसोसिएशन दिखलाता है कि दो नंबर जो है एक दूसरे से मैच कर रहा है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं कोरिलेशन होता क्या है। मान लिया कि दो वेरिएबल, एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ा, तो क्या होगा, दोनों में रिलेशन हो जाएगा। जैसे क्या होता है, रात अगर बढ़ी, मतलब अगर आप शाम हो, जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे ठंड बढ़ती है, तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो ऐसे ही होता है, अगर आपका एज बढ़ेगा तो आपका वीकनेस भी बढ़ेगा, तो ये को रिलेशन होगा दोनों में। या कभी कभी उल्टा होता है, तो उल्टा भी कोरिलेशन हो गया। मान लिया 1% बढ़ा, दूसरा 1% घट गया, तो ये कोरिलेशन हो गया। लेकिन रीजन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बस है ऐसा रिलेशन है, लेकिन विदाउट रीजन का, जिससे कोरिलेशन होता है। अगर इसमें रीजन आ गया तो वो उसका रिग्रेशन हो जाएगा। रिग्रेशन में क्या होगा, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपना फ्यूचर का। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा तो आपका मार्क्स आया 50, 2 घंटा पढ़ा तो आपका मार्क्स आया 60, तो ये क्या हो गया, आपका स्टडी टाइमिंग और मार्क्स दोनों एक दूसरे का कोरिलेटेड है। तो कोरिलेशन कितना होगा, -1 से 1 तक। -1 का मतलब स्ट्रॉन्ग, 1 का मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मतलब ये 1 बढ़ेगा तो ये 1 बढ़ेगा। माइनस का मतलब ये 1 बढ़ेगा ये 1 घटेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, निगेटिव पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेथड इज यूज्ड। इसका जो आंसर होगा तीसरा होगा सी, टू प्रोटेक्ट अक्रॉस ए डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम ए प्रिडिक्ट स्कोर ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम स्कोर ऑन ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। मैक्सिमिन, मैक्सीमैक्स, मिनीमैक्स, मिनिमाइज एक्सपेक्टेड लॉस। तो मिनिमाइज एक्सपेक्टेड लॉस इसमें नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन है पार्ट PERT इज appropriate for project where the time needed to complete different activity is not known। तो ये भी सही है। पार्ट इज appropriate for project which are recurring in nature, ये सही नहीं है क्योंकि ये CPM का, CPM इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्टिविटी, CPM इज ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, क्योंकि नॉट ट्रू है। यहाँ पर पर्ट और CPM का डिफरेंस देख सकते हैं। पर्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू मैनेज अनसर्टेन एक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। और CPM क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, दो एक्टिविटी ऑफ ए मैनेज वेल डिफाइंड एक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये क्या है, टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम, ए मेथड ऑफ कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम। ये इवेंट ओरिएंटेड है, CPM है एक्टिविटी ओरिएंटेड है। इवोल्यूशन है क्या, इवोल्यूशन एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इवोल्व एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। पथ का प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और CPM डिटर्मिनिस्टिक है। फोकस ऑन टाइम एंड टाइम कॉस्ट। तो इस तरह से इसका डिफरेंस आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काइजन इज ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। काइजन क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो हमेशा याद रखिए काइजन का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये याद रहेगा आपको। तो हमेशा जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे नहीं आता है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड इसमें क्या है, स्मॉल ऑन गोइंग चेंज, ऑप्शन नंबर सी सही है। DMAC इज ए प्रोसेस एसोसिएटेड विद पर्थ ERP 6 सिग्मा क्यूइंग। तो ये 6 सिग्मा से रिलेटेड है। 6 सिग्मा
क्या मोटोरोला कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस किया था जियो डिफेक्ट और प्रोडक्ट का जिनसे डिफेक्ट कम से कम करने का। तो इसका डीमैक का क्या मतलब होता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। क्यूइंग थ्योरी क्या था? क्यूइंग थ्योरी में हम एनालाइज करते हैं किस तरह से हम लाइन बनाएं कि मतलब हमारा क्यू के हिसाब से किस तरह से प्रोडक्शन करें कि टाइम पे हमारा सारा कुछ हो जाए। जैसे टिकट लेने जाते हैं तो क्यू लगता है वहाँ पे, तो टिकट काउंटर वाला किस तरह से टिकट देगा, किस तरह से प्रोवाइड कराए ताकि भीड़ ज़्यादा ना लगे, कि वो आदमी आता रहे उसको टिकट मिलता रहे। तो ये क्यूइंग थ्योरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आई टी इज अंडरस्टूड एज ए आर्टिफैक्ट वाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज। ऑप्शन नंबर 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल आई टी आर्टिफैक्ट्स इन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है द मैनर इन विच आई टी आर्टिफैक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड बाय इट्स पीपल। ऑप्शन नंबर सी है द कलेक्शन ऑफ ऑल आई टी आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय वेरियस फंक्शन इन ए ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगला ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल आई टी आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय वेरियस फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ए। प्लग एंड प्ले इनोवेशन इन डिजिटल प्रोडक्ट्स रेफर टू आई टी प्रोडक्ट्स दैट आर प्लग्ड इन टू मोबाइल डिवाइस। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटा माइनिंग रिक्वायर्ड। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। लार्ज क्वालिटी ऑफ माइनिंग डेटा स्टोर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो डेटा माइनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एनोमैलीज, पैटर्न एंड कोरिलेशन विद इन द लार्ज डेटा सेट ऑफ प्रिडिक्ट आउटकम। तो जो भी लार्ज डेटा सेट है उसको हम डेटा माइनिंग के जरिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे जिससे जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसको फिर दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज फोकस ऑन सपोर्टिंग कम्युनिकेशन, कोलाब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो सपोर्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो है ग्रुप वेयर है, ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज फर्स्टली पुट। कंपेरेटिव एडवांटेज किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। एडम स्मिथ ने क्या दिया था? एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दिया था। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलता है कि जो कंट्री लेस लेबर कॉस्ट के से गुड्स बनाएगी वो फ़ायदे में रहेगी। तो वही गुड्स बनाना चाहिए जिसका लेबर कॉस्ट लेस हो दूसरे के कंपेरिजन में। कंपेटिव एडवांटेज क्या बोलता है कि दूसरे के कंपेयर में लो कॉस्ट में। टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी एक फैक्टर आ गया है। तो इसमें क्या बोलता है कि कंट्री हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ए गुड इफ़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स इज लोअर इन होम दैन द अदर कंट्री। मान लिया आप यहाँ 1 लाख में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरी कंट्री में वो अगर 50,000 में बन जाता है तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना चाहिए, वो प्रोडक्ट उस कंट्री में बनाना चाहिए। लेकिन आपको वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो यहाँ के हिसाब से बहुत सस्ता पड़े। वो हो गया कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अक्षय ओलिन थ्योरी क्या बोलता है कि जो जिसमें निपुण है वो बनाना चाहिए। जैसे इंडिया में लोग ज़्यादा हैं, लेबर ज़्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए। अमेरिका के पास कैपिटल ज़्यादा है तो उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए, ये बोलता है। तो यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म किसने दिया था? स्टुअर्ट मिल ने दिया था। ये थ्योरी क्या बोलती है कि मैक्सिमम लोग को फ़ायदा हो, वैसा ही काम करना चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिले। When the flexible exchange rate system prevail, the exchange rate of a currency determined by। तो फ्लेक्सिबल क्या होगा? वो सप्लाई डिमांड के हिसाब से होगा। अगर फिक्स होता तो वो कौन डिसाइड करता? गवर्नमेंट डिसाइड करती है या सेंट्रल बैंक डिसाइड करता। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल है तो सप्लाई या डिमांड के हिसाब से उसका रेट बढ़ता घटता रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एंड टेरिटरीज। साइप्रस, वर्जिन आइसलैंड, सिनेमन आइसलैंड, बहामास, मॉरिशस। तो मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन होगा दे आर नोन टू बी टैक्स हेवन, वहाँ पर टैक्स बहुत ही कम है। इंडिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप। ये इसका आंसर होगा कांडला 1965। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है? वो एक एरिया होता है जहाँ पर आप इनकरेज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वहाँ पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहले कांडला में हुआ था, उसके बाद कहाँ कहाँ खुला? सांता क्रूज में, फाल्ता में, चेन्नई में, नोएडा में, हर जगह खुला। फिर विशाखापट्टनम, कोचिंग। द शेयर ऑफ क्रूड ऑयल एंड गोल्ड इन इंडिया इम्पोर्ट बाई वैल्यू इज रफली। तो मेरे हिसाब से 30% होना चाहिए, लेकिन आंसर की में क्या होता है वो मैं अपडेट कर दूंगा बाद में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी है, याहू भी है। यहाँ विंडो सर्च इंजन नहीं है, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच वाज सेट अप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड होगा इसका ऑप्शन, 1982 में यही आया था, रूरल डेवलपमेंट के लिए यही था। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। ये कब आया था, 1988 में आया था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए था। एक है नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSICA। तो ये सब था ऑर्गेनाइजेशन। और देखते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर मीडियम इंटरप्राइज एज पर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो ये कब आया था, 2006 में ये एक्ट आया था। उस हिसाब से 10 करोड़ था, लेकिन अभी चेंज हो चुका था। लेटेस्ट देख लेते हैं जो आपको नेट के एग्जाम में भी फ़ायदा करेगा। अभी लेटेस्ट 2020 में चेंज हुआ इसका डिफिनेशन। तो माइक्रो में क्या है, माइक्रो में मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल में क्या है, मैक्सिमम 10 करोड़। तो मिनिमम मीडियम का क्या था, पहले 10 करोड़ था, लेकिन इसका स्मॉल में आ गया अब। तो स्मॉल में क्या 10 करोड़ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। मीडियम में क्या मैक्सिमम 50 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज डैट। तो इसका जो एम होना चाहिए वो इंडिविजुअल बैंक शुड एडॉप्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेजर रीजन फॉर इंसिपियंट सिकनेस। तो कौन सा रीजन नहीं है। यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रांसपोर्ट एंड फिनेंशियल असिस्टेंट, यानी अगर ये असिस्टेंट मिल जाएगा तो वो सिक इंडस्ट्री सिक क्यों होगी, इसका कोई रीज़न नहीं है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटरप्रेन्योर आइडिया विएबल फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस इज नोन एज। तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस। जो भी आइडिया हम बनाते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, उसको पहले देखते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं, ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको फिजिबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आपने देखा पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल था, जिसमें था कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, थ्रेट ऑफ इंटेंट, न्यू इंटेंट्स, थ्रेट ऑफ क्या था सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, इंटरनल राइवलरी था। ये था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का तरीका। शॉर्ट एनालिसिस, ये सब क्या क्वांट एनालिसिस, सब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का तरीका था। बिजनेस प्लान तो होगा नहीं क्योंकि एनालिसिस नहीं है, एक बिजनेस प्लान हो गया। इंडस्ट्री एनालिसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगला क्वेश्चन इफ एन एंटरप्रेन्योर हैज एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल दिस मीन्स ही और सी बिलीव दैट सक्सेस और फेलियर डिपेंड ऑन हिज ओन एक्शन। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है, खुद पे जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी वजह से होगा। एक्सटर्नल अगर होता तो क्या होता, दूसरे को ब्लेम करते, मेरी वजह से नहीं, किस्मत ख़राब था मेरा या सिचुएशन ठीक नहीं था, उसको ब्लेम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट दैट ओवर टाइम मेक करेंट प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हमेशा क्रिएटिव के दिखाएंगे तो पुराना प्रोडक्ट तो जल्दी चला जाएगा ना, क्रिएटिविटी न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलप होगा। मेनी ऑफ द वुमेन ओन्ड बिजनेस आर कंसंट्रेटेड इन द, इसका आंसर होगा रिटेल एंड सर्विस सेक्टर। अगला क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एस्टेब्लिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो आई से होता है, एक ई से होता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एम्प्लॉय होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो मालिक होते हैं। तो ये एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन इसमें पूरा गुण होता है वही वाला, जो रिस्क लेते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं। तो फैक्टर क्या है, कमिटमेंट एंड सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जब तक टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, आप उसको खुला छूट नहीं देगा कि तुम खुद से डिसीजन लो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करो, तब तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्लेस इन वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि बाकी ऑप्शन देख लीजिए, इन लार्ज बिजनेस, जरूरी नहीं कि लार्ज बिजनेस में ही इंटरप्रेन्योरशिप हो, या सोशल इंटरप्राइजेज में हो, या स्मॉल में हो, वो तो वाइड वैरायटी है, कहीं भी हो सकता है इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये था आज का 100 क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कैसा वीडियो आप चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए। 10 कमेंट आने पर हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कीजिए, हम वहाँ पे भेज देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।